चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। So the new chapter today is process costing. देखिए, जब आप कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो कॉस्टिंग आपको सिखाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो उनके प्रोडक्ट या सर्विस बनते हैं उसका कॉस्ट कैसे पता करें। तो जब आपको इसको पता करने के तरीके सिखाए जाते हैं, उस तरीके में दो पार्ट आता है। एक ऐसा पार्ट आता है जो सब के लिए एक जैसा होता है। सब मतलब चाहे आप जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विस बनाएं, आपको इन बातों को मानना ही पड़ेगा। जब उनकी आप पढ़ाई करते हैं उसे हम कहते हैं टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। व्हाट आर टेक्निक्स? टेक्निक्स आर समथिंग व्हिच इज कॉमन टू ऑल। देन देयर आर सम अदर पार्ट्स जिस पे हम जब पढ़ाई करते हैं वो हर प्रोडक्ट के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। तो जिसके यहाँ जैसा प्रोडक्ट बनता है उसके यहाँ वैसा फिर तरीका लगता है। जब उन सब की बारे में बात होती है, वी कॉल इट एज मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड टेक्निक? मेथड मतलब प्रोडक्ट वाइज या फिर सर्विस वाइज डिफरेंट वेज ऑफ व्हाट? कॉस्टिंग। व्हाट आर टेक्निक्स? टेक्निक्स आर सेम फॉर ऑल। Techniques means techniques of costing which are same for all. जब आप मेथड्स में आते हैं तो मेथड्स दो पार्ट में क्लासिफाई होता है। फर्स्ट पार्ट होता है गुड्स के लिए, दूसरा होता है सर्विस के लिए। जब आप सर्विस के लिए सिर्फ सोचते हैं तो उनका अपना ही मेथड होता है जो बाकियों में लागू नहीं होता। उस समय मेथड का नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। फिर जब आप गुड्स में आते हैं, गुड्स में मूवेबल गुड्स होता है और इमूवेबल गुड्स होता है। इमूवेबल गुड्स जैसे कि बिल्डिंग बना दिया, जैसे कि फ्लाईओवर बना दिया, उनके यहाँ अलग ही मेथड लगता है जो बाकी कहीं नहीं लगता। उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जब आप मूवेबल गुड्स में आते हैं तो दो पार्ट आता है। एक होता है कस्टमाइज्ड मूवेबल गुड्स, दूसरा होता है स्टैंडर्डाइज्ड मूवेबल गुड्स। कस्टमाइज्ड मतलब कस्टमर की इच्छा से बन जाए, जैसे कि कोई फर्नीचर बना ले, कोई कपड़े सिलवा ले, कोई जूते बनवा ले, कस्टमर की इच्छा से बन जाएगा। उनके यहाँ जो मेथड लगता है उसका नाम है जॉब कॉस्टिंग। और भाइयों और बहनों, स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स यानी कि ऐसा गुड्स जहां पे हम जो बनाएंगे वही आपको लेना होगा,
यानी कस्टमर की इच्छा से कुछ नहीं बनेगा, बट हम सोच समझ के गुड्स को बनाएंगे जिससे सबको अच्छा लगेगा। जब ऐसा कुछ हम फॉलो कर रहे हैं तो वहां पे फॉलो होता है प्रोसेस कॉस्टिंग। सर कहाँ से आप कहाँ लेके आए? मतलब ये तो ये बात हो गई, बैठे हैं कलकत्ता के एक बिल्डिंग में, आप सीधा ब्रह्मांड से बात को उठा के लाए कि ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में 9 प्लेनेट है, प्लेनेट में एक अर्थ है, अर्थ में इतना कॉन्टिनेंट है, तो वहां से उठाते उठाते लाए। बट जानना तो सभी है। ओके, चलिए चार्ट बनाइए कॉपी में। हेडिंग दीजिए कॉस्टिंग, इसको नंबर 1 करके लिख दीजिए। फिर कॉस्टिंग से ही आप 2 पार्ट निकाल लीजिए, मेथड्स एंड टेक्निक्स। मेथड्स एंड टेक्निक्स। मेथड्स में प्रोडक्ट वाइज डिफरेंट वेज ऑफ कॉस्टिंग, बट टेक्निक्स में इट इज सेम फॉर ऑल। सर टेक्निक्स में एक भी नाम नहीं बताए, चलिए एक नाम लिख देते हैं, ये है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये आपके काम का है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, कॉस्ट में 3 हिस्से होते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तो ये किसके लिए लागू है? सब के लिए। तो ये टेक्निक है। जो बात सबके लिए लागू हो जाए उसे टेक्निक कहो, जो बात सबके लिए लागू ना हो उसे मेथड कहो। बनाइए चार्ट, बनाइए फटाफट बनाइए। आपके सिलेबस में वैसे सब अलग अलग चैप्टर है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज अ सेपरेट चैप्टर, ये ओवरहेड्स के अंडर आता है, वी डू इट इन ओवरहेड्स। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज अ सेपरेट चैप्टर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ सेपरेट चैप्टर, जॉब कॉस्टिंग वी डू इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इट इज सेम एज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। So although it is a separate chapter, but we don't deal in our syllabus as a separate chapter. And process costing we are about to start. So एक चीज आपको समझ में आ गया कि प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ अप्लाई होगा। ये ऐसे जगह अप्लाई होगा जहां पे स्टैंडर्डाइज गुड्स बनता है। सो व्हाट वी आर नोटिंग इज नंबर 2, एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। Applicability of process costing, where standard goods are produced,
where standard goods are produced. Where standard goods are produced. स्टैंडर्ड गुड्स का कुछ एग्जाम्पल लिखो, जैसे कि नाम बोलते जाओ। कार, और कार नहीं बोल के अच्छा शब्द देते हैं, ऑटोमोबाइल्स। कार इस स्पेसिफिक हो जाता है, ऑटोमोबाइल्स में जितने 4 चक्का है सब आ जाते हैं, 2 चक्का भी आ जाता है, मोटरसाइकिल और 4 चक्का सब आ गया। और ऑटोमोबाइल्स, लॉरी अपने हिसाब से बनवाते हो, गाड़ी अपने हिसाब से बनवाते हो कि कंपनी जैसा देता है वैसा लेते हो? सजाते हो, बनवाते हो, फैक्ट्री में अपने हिसाब से कार बनवाओगे? इलेक्ट्रॉनिक्स, और जितना खाने पीने का सामान हम बाजार से खरीदते हैं, हाँ, बिस्किट्स, जितना भी साबुन शैम्पू जैसा दे रहा है वैसा ही तो ले रहे हैं। पेट्रोल, केमिकल, कोई भी तरह का, है ना? अंत नहीं है, अंत नहीं है, एक्सेट्रा लिख के छोड़ देंगे ना होगा। नंबर 3, फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। ये फीचर्स अच्छे से सीख जाओगे तो प्रोसेस कॉस्टिंग का आधा लोड खत्म। फीचर्स अच्छे से सीख गए तो आधा लोड खत्म चैप्टर का। देखो एक चीज, कि जब आप ये सब प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको ये फील आना चाहिए कि हम लोग छोटा छोटा बात कर ही नहीं रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिग फैक्ट्री, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल कारखाना। समझ गए? हिंदी में वर्ड बोलते हैं ना, कारखाना। कारखाना इज अ छोटा वर्कशॉप। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल वर्कशॉप, we are talking about a big factory. Big factory is something like which you see while passing through train. ट्रेन में बैठे बैठे आसपास जो फैक्ट्रियां दिख जाती है आपको, वैसा कुछ सिचुएशन आप विजुअलाइज करिए। मतलब खेल खेल वाली बात यहाँ नहीं है। आप ऐसा कोई सिचुएशन सोचिए जिनके यहाँ समझ लीजिए कुछ हजारों में वर्कर काम करते हैं, जिनका फैक्ट्री कहीं और, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कहीं और, जिनका प्रोडक्ट पूरा दुनिया में बिकता है। ऐसा कुछ सोचिए, दुनिया नहीं तो कम से कम पूरा देश में बिकता है। तो उनका वर्किंग मेथोडोलॉजी को पहले समझना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं उनका बिजनेस प्रोसेस को पहले समझना पड़ेगा, तब आपको उनका कॉस्टिंग समझ में आएगा। देखो एक चीज बेसिक आप ध्यान रखो, दुनिया में जब आप काम करोगे एज अ प्रोफेशनल, चाहे आप अकाउंटेंट बनिए उनके यहाँ पे, या फिर आप वहाँ पे उनके यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग करिए, कुछ भी करिए, आप उनका टैक्स कंसल्टेंसी करिए या आप उनका ऑडिट करिए, किसी भी कहीं कंपनी में कहीं पे भी कोई भी काम करने जाओगे तो पहले उनका बिजनेस प्रोसेस को समझना जरूरी है। बिजनेस प्रोसेस मतलब वो क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कहाँ से मटेरियल आता है, कहाँ पे घूमता है, कहाँ पे फिनिश गुड्स बनता है, तो कहाँ पे फिनिश गुड्स रखते हैं, तो फिनिश गुड्स कैसे कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, पूरा एंड टू एंड आपको फ्लो पहले समझना पड़ेगा। जब तक वो नहीं समझ में आएगा, आप कभी भी परफेक्टली उस कंपनी के लिए कोई भी काम कर नहीं पाओगे। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, जब बहुत हाईली पेड प्रोफेशनल्स को हायर करती है, तो पहला 1 महीना 2 महीना वो लोग एक प्रोग्राम रखती है उनके लिए, जिसको बोलते हैं इंडक्शन प्रोग्राम। सुना होगा ये वर्ड कभी, इंडक्शन करती है। इंडक्शन में क्या होता है, वो कंपनियां अपने उस एग्जीक्यूटिव को पूरा कंपनी में जो जो ऑफिस है और जो जो फैक्ट्री है सब जगह का टूर कराती है एट द कॉस्ट ऑफ द कंपनी। क्यों? क्योंकि जब तक उसको सब चीज देखा हुआ नहीं होगा, जब तक उसको एंड टू एंड पता नहीं होगा कि कैसे यहाँ पे काम होता है,
उस कंपनी का भला कभी नहीं सोच पाएगा, हमेशा एरर करेगा, हमेशा कुछ अजीब सा सोचेगा जो कंपनी के लिए वैलिड ही ना हो। ओके, तो बस मैं भी यही करा रहा हूँ। आप अभी एक ऐसी कंपनी के लिए कॉस्टिंग करने जा रहे हो जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाता है, तो जब तक उस कंपनी का एंड टू एंड प्रोसेस यानी फ्लो से पहचान ना हो, तब तक आप न इसका कॉस्टिंग कर सकोगे, न इनका कोई तरह का काउंटिंग कर सकोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। आपको उनका स्ट्रक्चर समझना ही पड़ेगा। तो फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग इज नॉट just accounting features. What we are talking is the features of the companies that produces those kind of product. ठीक है? So पहला फीचर, जब ये कंपनियां अपना ऐसा प्रोडक्ट बनाती है तो दे ओनली फोकस ऑन लार्ज स्केल प्रोडक्शन। स्केल मतलब समझते हैं? वर्ड स्केल मतलब होता है वॉल्यूम। मतलब आप समझिए कि अगर हम चिप्स खा रहे हैं ना, लेज का चिप्स, तो हम तो 5 रुपए का एक पैकेट खा रहे हैं जिसमें हमें 4-5 चिप्स मिलते हैं, उससे ज्यादा थोड़ी आता है। 4-5 चिप्स से ज्यादा डालता ही नहीं है। तो एनीवेज, जब वो फैक्ट्री में बन रहा है ना, तो दिन का 10 टन बन रहा है, 20 टन बन रहा है, मतलब 10,000 केजी चिप्स बन रहा है, 20,000 केजी चिप्स बन रहा है। इतना बड़ा फैक्ट्री। 5 रुपए में कितना ग्राम आता है पता है? क्या बोलते हैं? 5 ग्राम। अरे हवा को भी तो देखोगे, वो लिखा हुआ क्या रहता है, उससे क्या लेना देना है? जब तक खाएंगे नहीं तब तक समझ में थोड़ी आएगा। 5 रुपए में 5 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा 10 ग्राम आता होगा, उससे ज्यादा नहीं आता है। बट उनके यहाँ प्रोडक्शन कितनी होती है? 10,000 केजी, 20,000 केजी, और वो भी डेली का। कैन यू इमेजिन कितना पैकेट चिप्स बनता होगा डेली? ओके, वैसा वॉल्यूम को दिमाग में लाओ, वैसा सिनेरियो को दिमाग में सोचना शुरू करो। हम लोग एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं 12 रुपया का, 300 मिलीलीटर। सही बोला ना? 12 का ही तो आता है। तो 300 का कितना लेता है? 15 हो गया क्या? उनको पता नहीं है भाई, मैं कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं हूँ। तो जो भी 12 रुपया लास्ट ध्यान आता है पे किया हुआ। तो एनीवेज, वो एक कोल्ड ड्रिंक है 300 मिलीलीटर का, बट फैक्ट्रियों में जब वो एक दिन में प्रोसेसिंग करता है तो सम किलो लीटर्स प्रोसेस करता है। 20 किलो लीटर, 50 किलो लीटर एक दिन में। 1 किलो लीटर में 1000, 50,000 लीटर एक साथ एक दिन में बनता है। और हम लोग कितना लेते हैं? 300 मिलीलीटर, 0.3 लीटर, और बनता कितना? 50,000। तो दिन का लाखों बॉटल निकल रहा है बन बन के। ऐसा वॉल्यूम को दिमाग में लाइए। ऐसे फैक्ट्रियों के लिए आप अभी काम कर रहे हैं। छोटा मोटा पढ़ाई नहीं हो रहा है, वर्कशॉप का पढ़ाई नहीं हो रहा है, कोई घर में कोई मशीन लगा के बैठ गया उसकी पढ़ाई नहीं हो रही है। इस वॉल्यूम पे जाके आप सोचेंगे तो आप इसका कैलकुलेशंस को समझ पाएंगे। लिखते रहेंगे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। नंबर 2, ऐसी फैक्ट्रियां जब लार्ज स्केल पे काम करती है तो इनके यहाँ प्रोडक्शन जो है ना, वो 24/7 ऐसे चालू रहता है। 24/7 सुने होंगे वर्ड? 24/7 का क्या मतलब होता है? 24 घंटा 7 दिन। फैक्ट्री बंद करना मतलब बहुत बड़ा नुकसान सहना। 24 घंटा काम, तो सर वर्कर मरता नहीं है वहां पे? शिफ्ट में काम होता है, शिफ्ट में। यूजुअली एक शिफ्ट 8 घंटे का मानते हैं, तो 3 शिफ्ट हो गया। 8-8 घंटे का 3 शिफ्ट हो गया। वर्कर 8 घंटा काम करता है, फिर चला जाता है, फिर 8 घंटा काम करते चला जाता है। जब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क होता है ना, तो 6-6 घंटे का शिफ्ट बना देते हैं।
जब मान लीजिए मैनुअल काम ज़्यादा होता है फैक्ट्रियों में, वर्करों को बहुत हथौड़ा वथौड़ा चलाना होता है, बहुत वजन वजन उठा के पटकना होता है, तो उस समय 6-6 घंटे का शिफ्ट बनाते हैं, तो 4 शिफ्ट चलता है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फैक्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ना बड़ा बड़ा मशीनरीज पर, जो करोड़ों करोड़ों का मशीन्स है, उसका वसूली नहीं होगा। क्यों? उसका वसूली तभी होगा जब वॉल्यूम बनेगा, और एक शिफ्ट भी बंद होता है तो वॉल्यूम का लॉस होता है, और वॉल्यूम का लॉस होता है तो उनको नुकसान बहुत होता है। ओके, सो वी से प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स 24/7, मतलब रुकना नहीं है मशीन किसी के लिए। ठीक है, मशीन कब रोकते हैं? यूजुअली व्हेन वी डोंट नो व्हाट टू प्रोड्यूस। आज दर्जी का दुकान में कंटिन्यूअस मशीन चलता रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? ग्राहक का इंतजार करना पड़ता है, पता नहीं कौन सा ग्राहक का क्या मेजरमेंट होगा। दे हैव टू वेट फॉर कस्टमर्स। इनको तो किसी कस्टमर का वेट नहीं करना, इनको तो एक ही चीज बेचना है, तो सेल वालों को तैनात कर दिया, भाई जगह जगह जाओ तुम बेचो, और एक ही चीज हम बना के देते रहेंगे। बहुत रिसर्च से उसको फाइनलाइज कर लिया, अब एक ही चीज आपको देते रहेंगे। मशीन रोकने का कोई काम नहीं, बनाते रहो, बिकता उधर बेचने वाला बेचते रहेगा। बीच में वेयर हाउस खड़ा करना पड़ता है। यूजुअली इनके यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है कि देखिए, कस्टमर खोजना पड़ता है। इनके यहाँ ऐसा नहीं कि कस्टमर आके बोलता है तब बनाता है। जैसे दर्जी के यहाँ कैसे होगा? कस्टमर आएगा, बोलेगा सर मेरा ये सिल लो, तो फिर उसका मशीन चालू होगा, और फिर जैसे ही गुड्स बनेगा वैसे ही वो फोन कर देगा, भाई साहब हो गया ले जाइए, तो आके ले जाएगा। तो स्टोरेज का स्पेस ज्यादा नहीं चाहिए। बट इनके यहाँ तो देखिए, कस्टमर को ऑफर दे दे के, एडवर्टीजमेंट कर करके जगाना पड़ेगा कि आप ये भी ट्राई करो। और मशीन रोकना नहीं है, प्रोडक्शन चालू रहेगा। करेक्ट। सेल होने में कभी कभी डिले हो सकता है, तो प्रोडक्शन चालू रहेगा, सेल होने में डिले हो जाए तो बीच में वेयर हाउसिंग करना पड़ेगा ना। तो इनके यहाँ वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट होता है, बाकी हर जगह वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। आज कंस्ट्रक्शन वाला वेयर हाउस क्या करेगा सोचो? बिल्डिंग बना बना के रखेगा। आज कस्टमाइज गुड्स वाला वेयर हाउसिंग नहीं करता। सर्विस देने वाला जैसे एसजेसी क्या वेयर हाउस बनाएगा भाई? बट इनके यहाँ वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत जोर से चलते रहता है, सेल में अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, तो बीच में इन्वेंट्री इकट्ठा होगा, तो इनके ऊपर एक लोड रहता है कि सेल में कभी भी कमी ना आए। इसलिए ये लोग को कंटिन्यूअस एडवर्टीजमेंट भी करना पड़ता है। कुछ कुछ प्रोडक्ट इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि कम एडवर्टीजमेंट से भी चलते रहता है। अगर वो प्रोडक्ट डेली लाइफस्टाइल में लोगों का घुस गया है, उसका ऐड हर समय नहीं आएगा तो भी चलेगा। आपको बताते हैं, एक हमारे दोस्त हैं जो पेप्सी में काम करते हैं। पेप्सी का ही डिवीजन है फ्रीटोले, जिसका हम लोग लेज खाते हैं, लेज चिप्स और कुरकुरे खाते हैं, ये पेप्सी का है। इसका फैक्ट्री कैलकाटा में ही है, फ्रीटोले का। तो इन्होंने बताया कि डेली 10 से 20 टन के रेंज में प्रोडक्शन होता है चिप्स का, एंड जो बनता है वो तो ऑब्वियसली वेयर हाउस में जाता है, बट ये इतने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, इतना इनका चैनल भी बनाया हुआ है सेल करने का, कि 3 घंटा से ज्यादा वेयर हाउस में कभी नहीं रहता। जो गुड्स बन के आता है विदिन 3 आवर्स निकल जाता है। मतलब अगर 3 आवर्स से ज्यादा प्रोडक्शन ले लिया ना, तो सेल का पूरा चैनल डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये तभी हो पाता है जब आप अपना सेल को कोने कोने तक ले जाते हैं, कोने कोने तक। आप देखिए ना, कहीं पे भी दुकान में खड़े हो जाइए, चिप्स का पैकेट तो मिल ही जाता है। ये लोग इतना दूर तक पेनिट्रेट कर चुके हैं, इसलिए इनका इन्वेंट्री का ये हालात है। अगर इतना दूर तक नहीं घुसते तो इन्वेंट्री इकट्ठा होते ही रहता, शायद 3 दिन बाद निकलता, शायद 10 दिन बाद निकलता। करेक्ट।
आप देखिए इंटरेस्टिंग बात, कभी आपने ये सब प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग डेट नोटिस किया हो? जैसे अगर अभी जनवरी चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो जनवरी का 7 तारीख के अंदर अंदर ही आपको मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी दिखा देगा। नोटिस किया कभी? कोल्ड ड्रिंक में भी ऐसा ही मिलेगा। मतलब फर्स्ट वीक में सोचिए, जनवरी का 7 तारीख के अंदर अंदर आप सामान खरीद रहे हैं और दिखा रहा है मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी। कई बार हम लोग सोचते हैं बेटा लोग दिसंबर में बनाता है, जनवरी का लेबल लगाता है, ऐसा करता ही होगा, नहीं सोचते? फिर तो आप और बुरा सोचिए, पिछले साल बनाता है, इस साल का लेबल निकाल रहा है। ऐसा तो नहीं कर सकता है ना। अरे उनको एक सर्टिफिकेशन मिलता है सरकार से, आईएसओ का, वहां से सारा वेरिफिकेशन होता है। सर सब घूस खिलाते होंगे, इंडिया है सर, सब घूस खिला देते हैं। अब देखिए इतना बुरा सोचेंगे तो फिर पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहेगा। मान के ये चलो कि सब लॉजिकल चल रहा है, लीगली चल रहा है, दैट मीन्स कि ये लोग इतना फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो मैं आपको बोला कि 3 घंटे से में वेयर हाउस से निकाल देते हैं, तो वेयर हाउस से निकाल के रास्ते में तो नहीं छोड़ रहे हैं ना, वो तो जगह जगह पहुंचाने पे लग गए। तो आज का बना हुआ कल तक तो दुकानों में पहुंच ही सकता है, तभी तो जनवरी का फर्स्ट वीक में जनवरी का मिल जाता है। ओके, सो प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस। थर्ड, तीसरा फीचर देखें, लार्ज स्केल प्रोडक्शन जब जब आपको करना होता है ना, तो काम को बहुत सारे टुकड़ों में बांट देने से स्पीड ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। प्रोडक्शन स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर फॉलो करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, ये कॉन्सेप्ट कभी आपने सुना हो मैनेजमेंट में? इसमें क्या होता है, जैसे एक काम को करने के लिए, एक एग्जांपल सिखाते हैं आपको। एक काम को करने के लिए, जैसे मान लो रेडीमेड गारमेंट बनना है, तो स्टेप्स पता किए जाते हैं। कपड़ा कटिंग करना होगा, स्टिचिंग करना होगा, पैकिंग करना होगा। मान लो वो कोई हैंकर चीफ टाइप का थिंग है, हैंकर चीफ, जिसको कट करने में 5 मिनट, स्टिच करने में 5 मिनट, पैकिंग करने में 5 मिनट लगता है, 15 मिनट में एक तो बन के आता है। बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, इतना नहीं लगना चाहिए एक हैंकर चीफ में, बट फिर भी। तो अगर एक आदमी इसको बनाएगा तो कितने देर बाद बना के देगा? 15 मिनट। ओके, इनका थ्योरी कितना इंटरेस्टिंग होता है देखना। ये लोग बोलते हैं कुछ आदमी को लगाओ सिर्फ कटिंग करने, कुछ आदमी को एंगेज करो सिर्फ स्टिचिंग करने, और कुछ आदमी को एंगेज करो सिर्फ पैकिंग करने। एक आदमी सारा काम नहीं करेगा। किसी को सिर्फ कटिंग, किसी को सिर्फ स्टिचिंग, किसी को सिर्फ पैकिंग। इससे फायदा कैसे होता है देखना। जैसे अगर ये सिस्टम नहीं होता, मान लो 11 बजे फैक्ट्री चालू हुई, तो 11:15 पर एक यूनिट बन के आता। अगर ये सिस्टम चल रहा होता है, एक ही आदमी सारा काम करेगा तब। बट अगर 3 पार्ट में तोड़ दिया, इसको बोला 11 बजे तुम कटिंग करो, कितना देर में कटिंग खत्म होगा? 11:05 पे स्टिचिंग शुरू करो, ये इसको दे देगा 5 मिनट का स्टिचिंग का काम। 11:10, तब तक ये क्या करेगा, बैठा रहेगा क्या? 11:05 से 11:10 वाला दूसरा उठा लेगा। स्टिचिंग वाला स्टिचिंग खत्म किया, फिर पैकिंग को दे दिया 11:10 से 11:15। तो वो 11 से 11:15 पे एक यूनिट आया, मैं मानता हूँ पहला यूनिट 15 मिनट लगा। बट देखना, जैसे ये इसको हैंड ओवर किया, ये 11:10 पे दूसरा उठा लेगा, 11:15,
जैसे इसका 11-15 खत्म हुआ ही नहीं कि यहाँ से एक रेडी है, 11-15, 11-20, दूसरा वाला 1 यूनिट आया कितना देर बाद, 5 मिनट बाद। पहला वाला 15 मिनट बाद, दूसरा वाला 5 मिनट बाद। अब सब्सिक्वेंटली जो जो आते जाएगा ना 5-5 मिनट में आते जाएगा। 15 मिनट का काम 5 मिनट में, 15 मिनट का काम 5 मिनट में, स्पीड इसको बोलते हैं। और ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को ही बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम। ये एक एक जो डिवीजन ऑफ लेबर है ना, इसी को नाम दिया हमने प्रोसेस। दिस इज प्रोसेस 1, दिस इज प्रोसेस 2, दिस इज प्रोसेस 3, which operates in a series, which operates in a sequence, एक के बाद एक। हर प्रोसेस एक स्पेशलाइज्ड वर्क है जिसके ऊपर कुछ लोग डेडिकेटेड रूप से काम करते हैं। अगर कटिंग वाला आदमी को ट्रेनिंग दिया जाए कटिंग कर कैसे कैसे और अच्छे तरीके से किया जा सकता है और सिर्फ कटिंग ही करना है, तो उसका एक एक्सपर्टाइज डेवलप होता है कटिंग में। उसको पता है कपड़ा को होल्ड कैसे करना है, कपड़ा को रखना कैसे, कैंची को पकड़ना कैसे, कैंची को चलाना कैसे, बिना मेजरमेंट लिए सीधा कैसे काटना है। हम लोग जैसे स्केल लेकर सीधा लाइन ड्रॉ करते हैं ना, बट जो आर्टिस्ट होते हैं वो तो ऐसे ही मार देगा, फट से सीधा ही जाएगा उसका। करेक्ट। तो नॉर्मली कटिंग वाला कोई नौसिखिया होगा, नया आदमी होगा, तो पहले चौक मारेगा फिर कटिंग करेगा। बट जो कटिंग का एक्सपर्ट है ना, बिना चौक मारे खचाक मार देगा, एक बार में सीधा जाएगा। तो वो एफिशिएंसी आने से और कटिंग में टाइम कम होगा तो और स्पीड बढ़ेगा। मैंने तो दोस्त 3 ही दिखाया। टिपिकली एक एक कंपनी में 100 होते हैं, 100 होते हैं, 100 बड़ी बड़ी कंपनियों में हंड्रेड्स डिवीजन होते हैं। फिर तो 3 दिखाया। आप सोचे अगर इसी का 100 डिवीजन कर दें तो कुछ सेकंड्स में ही शायद रुमाल बंद बन के निकले। अब बेचते रहिए आप इसको पूरा दुनिया में। अब जितना बड़ा बनाते हो, इट इज बट ऑब्वियस कि उतना इन्वेस्टमेंट होता है, उतना खर्चा होता है। उसका रिकवरी तभी होगा जब आप ज्यादा वॉल्यूम बनाओगे, ज्यादा बेचोगे। समझ में आ रहा है? ऐसे ही गाड़ियां भी बनती है, यू नो। एक गाड़ी में बोलते हैं 150 से भी ज्यादा प्रोसेस होता है, तब जाके गाड़ियों की फैक्ट्री में एक दिन में कुछ 1000 गाड़ियां बनती है। कैन यू इमेजिन? एक दिन में 1000 गाड़ी। कैसा फैक्ट्री चलाता है भाई? गाड़ी जैसा चीज एक साथ एक दिन में 1000 पीस बन के निकलेगा। मजाक है? तो ये पॉसिबल कैसे है? जब आप इस मेथोडोलॉजी पे काम करते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, डिवीजन ऑफ लेबर। आइए चौथा नंबर में आगे बढ़ते हैं। ईच डिवीजन ऑफ लेबर is called as a process। प्रोसेस का बहुत सारा नाम है, सब आप लिखते जाएंगे। प्रोसेस बोलो, स्टेज बोलो, ऑपरेशन बोलो, डिपार्टमेंट बोलो, डिवीजन बोलो, फंक्शनल एरिया बोलो, यूनिट बोलो, सेक्शन बोलो, शॉप बोलो। सर और मत बोलो। हो गया सर? ठीक है, चलो हो गया। शॉप इज लास्ट। ओके। नंबर 5, जब इतने सारे लोग मिलकर काम करते हैं ना,
तो इनमें सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है, मतलब सीक्वेंस में काम होना बहुत जरूरी है। सिंक्रोनाइजेशन मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होके काम करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर 1 से लेकर 10 प्रोसेस है तो 9 वाला अचानक से शुरू कर दिया, हम तो अपना करके निकल रहा है। प्रोडक्शन हैज टू बी इन सीरीज। जब तक 8 से सिग्नल नहीं आएगा 9 वाला चालू नहीं करेगा। समझ में आया? तो वी से ईच प्रोसेस is sequentially connected to other process that is output of first process becomes the input of second process and so on until the final goods are produced. And so on until the final goods are produced. इसका एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। इनपुट प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 और फिनिश गुड्स। जैसे एग्जांपल में आप वही लिख लो कि से प्रोसेस 1 इज कटिंग, प्रोसेस 2 इज स्टिचिंग, प्रोसेस 3 इज पैकिंग। एक चीज समझना, जैसे ये जो इनपुट है यही आगे पास हो रहा है दूसरे दूसरे प्रोसेस में। बहुत कॉमन एग्जांपल है, कपड़ा का ही एग्जांपल लो तो इनपुट क्या होगा? क्लॉथ होगा। बट खाली क्लॉथ लेकर अगर प्रोसेस 1 में जाओगे तो शायद काम नहीं हो। प्रोसेस 1 का आदमी लोग को और भी मटेरियल देना पड़ेगा, जैसे चौक दाग लगाने के लिए, है ना। कैंची को मटेरियल नहीं बोले तो ठीक लगता ना। कोई दाग वाग मारने के लिए कुछ मटेरियल जैसा चीज चाहिए तो वो इसको चाहिए। अच्छा, क्लॉथ ज्यादा ले रहा है तो ये फील आता है कि आउटपुट ज्यादा आ रहा है। फील आ रहा है ऐसा? क्लॉथ ज्यादा कटिंग हो रहा है तो शर्ट्स ज्यादा बनने चाहिए, ऐसा फील होता है। चौक ज्यादा यूज हो रहा है, चौक पे चौक यूज किया जा रहा है तो शर्ट ज्यादा बन रहा है? नहीं। ध्यान रहेगा, मटेरियल दोनों ही है लेकिन दोनों का नेचर अलग है। एक ऐसा है जो आउटपुट को अफेक्ट कर रहा है और दूसरा ऐसा है जो आउटपुट को अफेक्ट नहीं कर रहा है। उसी तरह से स्टिचिंग में अलग मटेरियल लगेगा ना। क्या लगेगा? यहाँ थ्रेड लग रहा है, यहाँ चौक लग रहा है, सूता लगेगा ना। तो वही बात है, कपड़ा अगर ज्यादा लिया तो कटिंग ज्यादा कपड़ा हुआ तो स्टिचिंग में ज्यादा कपड़ा स्टिच होने जाएगा, तो ऐसा फील होता है कि आउटपुट ज्यादा आएगा। बट सूता ज्यादा यूज हो रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आउटपुट ज्यादा आने वाला है। एक शर्ट में
10 बार घुमाते जाइए ना मशीन, सूता तो लगेगा ही ना। मतलब क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, मशीन घुमाया जा रहा है ऐसा ऐसा करके, तो सूता तो लगे जा रहा है। तो शर्ट ज्यादा बन रहा है क्या? नहीं। ओके। वैसे ही पैकिंग में, पैकिंग मटेरियल अगर कुछ है, ओके, जैसे पैकिंग मटेरियल में अपने लोग देखते हैं ना, शर्ट में वो कॉलर में डाल देता है, हाँ, फिर आल्पिन वगैरह यूज करता है उसको स्ट्रेट रखने के लिए, वो क्लिप जैसा भी यूज करते हैं लोग। तो वो अगर ज्यादा यूज हो रहा है तो आउटपुट ज्यादा बन रहा है, एक में 2 डाल दिया, ऐसा हो सकता है ना, वेस्टेज हो सकता है। द थिंग इज, हर प्रोसेस में 2 तरह के मटेरियल होते हैं। एक ऐसे मटेरियल जिससे आउटपुट बढ़ते हैं, और एक ऐसे मटेरियल जो उसी मटेरियल से जुड़ जाते हैं, जिससे आउटपुट नहीं बढ़ता। जैसे सूता, सूता कपड़ा पे चढ़ जाता है। जैसे चौक, चौक कपड़ा पे दाग मारने के लिए, वो दोनों ही मटेरियल है, बट एक से आउटपुट आता है, दूसरा उसी के ऊपर जुड़ जाता है। सर एक और कोई एग्जांपल दीजिए। चाय ले लीजिए, चाय, दूध और पानी मान लो मेन मटेरियल में आएगा, कि अगर ये ज्यादा गया तो कोई भी यही सोचेगा कि चाय का क्वांटिटी ज्यादा होगा, लेकिन चीनी ज्यादा डाला तो चाय ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि चीनी तो उसी में मिल जाएगा। तो चाय का क्वांटिटी बढ़ाने के लिए चीनी ज्यादा डालते जाएं कि दूध ज्यादा डालें? समझ में आ रहा है? ऐसा जो मटेरियल प्रोसेस में लगता है वो आउटपुट को अफेक्ट नहीं कर रहा, और जो मेन मटेरियल होता है वो आउटपुट को अफेक्ट करता है। तो ये जानकारी में रखना है कि प्रोसेस में हमेशा 2 तरह का मटेरियल यूज होता है। इन अ प्रोसेस 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल may be used. 2 types of materials may be used. Number A, main material. That affects the output quantity. Example, cloth in ready-made garments. Number B, नया नाम देख लेना, एडेड मटेरियल बोलते हैं, which is like indirect material that gets mixed up with the main material. And affects the output quality, not quantity. Affects the output's quality, not quantity. समझ में आ रहा है आपको? सर क्वालिटी अच्छी आएगी, क्वांटिटी का कोई ठीक नहीं है। तो एक चीज ये भी समझ जाना, पहले प्रोसेस में कौन सा मटेरियल जाएगा, मेन के एडेड? पहले मेन ही जाएगा ना, मेन के ऊपर ही तो एडेड चढ़ाते हैं। तो एग्जाम्पल कैन बी थ्रेड्स इन स्टिचिंग प्रोसेस, threads in stitching process. Seventh feature, जब इतने सारे लोग मिलके काम करते हैं ना, तो थोड़ा वेस्टेजेस अनअवॉइडेबल है, कुछ उपाय नहीं, उतना ध्यान वो लोग नहीं देंगे, स्पीड के चक्कर में थोड़ा आपका नुकसान कराएंगे।
होगा ही होगा, उसका कोई उपाय नहीं है। हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रोसेसिंग लॉसेस आर अनअवॉइडेबल। कुछ नहीं कर सकते आप। नॉर्मल वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं, ये होगा ही। ओके। आठवां नंबर, मेनी टाइम्स ये भी होता है कि इतना बड़ा बड़ा मशीन जो है ना, वो चलाना कोई सिखाता है। मतलब हम लोग कंपनी तो खोल लिए, पैसा लगा दिए, अब टेक्निक, ये मशीन ही लाना था, वो नहीं लाना था, कौन सिखाएगा? ये एक्चुअली प्रोसेस वर्ल्ड में ऐसा होता है कि एक आदमी रिसर्च करके समझ लेता है कि इस चीज को ऐसे मिलाने से, ऐसे बनाने से ये बनता है, और ये मिलाने का काम, करने का काम ऐसे में से मशीन से होता है। तो वो आदमी मशीन वालों से टाई अप कर लेता है, वो आदमी ही अपना प्रोडक्ट का फॉर्मूला बना लेता है, और फिर सब अपने नाम पे पेटेंट करा लेता है। और फिर वो जानता है कि हम सारा प्रोडक्शन खुद कभी दुनिया भर में कर नहीं सकेंगे, तो जो इन्वेस्टर होते हैं उनको अप्रोच करता है, बोलते हैं आप पैसे लगाओ, मैं आपको सारा टेक्निक समझा दूंगा, मशीन भी दिलवा दूंगा, और आप प्रोडक्शन करते रहो, बिजनेस चलाते रहो, आप वर्कर एंगेज करो, संभालो, पैसे लगाओ, सारा दिमागी काम मेरे से ले लो, बदले में मुझे रॉयल्टी दे दो। तो अगर वो आदमी इन प्रोसेस वालों को ये काम करने दे रहा है, तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं लाइसेंस्ड प्रोसेस, लाइसेंस प्रोसेस बोलते हैं। एंड आप देखना, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो हमारे सराउंडिंग में हम लोग यूज करते हैं ना, उसके पीछे का भी पढ़ना, लिखा रहता है लाइसेंस्ड ओन्ड बाई दूसरी कोई कंपनी का नाम, मैन्युफैक्चर्ड बाई किसी और कंपनी का नाम। देखा है ऐसा कभी? हाँ, कोको कोला में तो सबसे कॉमन, कोको कोला एक ऐसी कंपनी है जो खुद कुछ नहीं बनाती है, कोको कोला ने फॉर्मूला बना लिया, अपने नाम पर रजिस्टर कर लिया, मशीन वालों से टाई अप कर लिया कि कैसा कैसा मशीन लगे। फिर आपका कोको कोला का फैक्ट्री हो सकता है, आपका हो सकता है, पैसे लगाओ, संभालना आना चाहिए, इनसे टाई अप करो, ये आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेंगे, और आप जैसे जैसे फिर बनाओगे, पर यूनिट पे आपको, पर बोतल पे रॉयल्टी पे करना पड़ेगा, और फिर आप अपना संभालो, बेचो। कोको कोला वाला आपका हेल्प ये करेगा कि वो प्रमोशन बहुत जोर का कर देता है, तो आपको अपना कंपनी को प्रमोट नहीं करना है, हम कोको कोला को बहुत जोर से प्रमोट कर देंगे, कभी कभी क्रिकेट मैच स्पॉन्सर कर देंगे, तो कभी कोई अवार्ड फंक्शन स्पॉन्सर कर देंगे, तो कभी चारों तरफ पूरा देश विदेश में कोको कोला का बोर्ड लगा देंगे। तो आप जो पैसे देते हो उससे हम ये सब कर देते हैं, और बाकी आपको दिमागी ज्ञान जो भी चाहिए हम लोग देते रहते हैं। सो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे सराउंडिंग में हैं, जिसमें मैं अपने सोचते हैं कि ये इस कंपनी का है, बट वो एक्चुअली वो कंपनी बना ही नहीं रहा, वो खाली लाइसेंस ले रखा है। ओके, बनाने वाला कोई और है, क्योंकि दिमागी काम है, ये इतना आसान काम है भी नहीं, तो दिमाग का लाइसेंस लेना पड़ता है। अंडरस्टूड? अभी तक तो आप खाली कोई भी प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे, अब थोड़ा प्रोडक्ट को घुमा घुमा के पढ़िए। कोलगेट भी यूज करते हैं ना, तो कोलगेट को घुमा के पढ़िए तो देखिए तो मैन्युफैक्चर्ड बाय कौन, लाइसेंस ओन्ड बाय कौन, हर प्रोडक्ट पे लिखा रहता है। दवाइयों में तो बहुत कॉमन है, ये दवाई में क्या होता है, यू नो इट्स रिसर्च ओनली कि कौन सा दवाई कैसा काम करेगा, तो फॉर्मूला बनवाना पड़ता है, हर दवाई में फॉर्मूला भी लिखा रहता है जो हम लोग के पल्ले नहीं पड़ता। वो फॉर्मूला कोई भी साइंटिस्ट वाइंटिस्ट लोग ही बनाते हैं, उस फॉर्मूला को बोलते हैं फॉर्मुलेशन, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। फिर वो अपने नाम पर रजिस्टर करा लेते हैं, फिर उस फॉर्मूला को वो अलग अलग दवाई कंपनी को बेच देते हैं, एक को नहीं अलग अलग को देते रहते हैं, जिसको जिसको फॉर्मूला चाहिए रॉयल्टी दो, लो, फिर उस दवाई का नाम जो भी रख लो। आप लोग दवाई में देखते होंगे एक उसका जेनेरिक नेम होता है और एक ओरिजिनल नेम होता है। डॉक्टर लोग ओरिजिनल नेम लिखता है, कभी नोटिस किया? जैसे क्रोसिन, क्रोसिन उसका नेम है, बट उसमें है क्या? पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल उसका जेनेरिक है।
अब क्रोसिन नाम कंपनी दे देता है। अब जैसा कंपनी का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है वो उसका प्राइस रखता है। पैरासीटामोल बहुत सारी कंपनियों का आता है। आप अगर दूसरी कंपनियों का पैरासीटामोल लेंगे तो शायद सस्ता भी पड़े। डॉक्टर लोग पैरासीटामोल नहीं लिखते हैं, लोग क्रोसिन लिख देते हैं कि क्रोसिन का बिक्री हो। फिर क्रोसिन वालों से उनका टाई अप रहता है। आजकल तो जहां भी डॉक्टर चैम्बर में चल जाइए, पेशेंट से ज्यादा दवाई वाले लोग विजिट करने आते हैं कि सर आप हमारा नाम लिख दो, बदले में कमीशन। तो उनका कमीशन रहता है ना, वो लोग इसलिए वो नाम लिखते रहते हैं। और ये बहुत जोर से फैल गया चारों तरफ, इसलिए यू नो कुछ वेबसाइट्स भी आ गए हैं। द वेबसाइट इज 1mg, नाम सुने? 1mg, 1mg ये एक वेबसाइट है। आप लोग को हेल्प कर रहे हैं थोड़ा जानकारी के लिए। कोई भी डॉक्टर कोई भी मेडिसिन लिखे ना, एक बार 1mg में जाके उसका नाम टाइप कर लो, तो वो उसका जेनेरिक खोजेगा और आपको बताएगा कि ऐसा सिमिलर कॉम्पोजिशन का और कौन कौन सा दवाई आता है अलग अलग कंपनी का। हो सकता है आप जो नाम खोजे उसका जो एक लीफ आ रहा है वो 300 रुपया का आ रहा है और वहां पे दिखा देगा 40 रुपया का, सेम कॉम्पोजिशन। क्योंकि डॉक्टर का तो सेटिंग है ना कंपनी से, हर कंपनी का अपना अपना प्राइसिंग है। 40 रुपए में भी मिल जाता है। अब ये पहले इतना अवेलेबल नहीं था ये सब रिसोर्स, इसलिए हम लोग बेवकूफ बनते थे। बट अब क्या है, ये टेक्नोलॉजी ने इस चीज को आसान कर दिया। कभी कोई दवाई ना मिले तो जनरली देखना अपने फार्मेसी से पूछते हैं, अरे भैया कोई और हो तो बता दीजिए ना। तो वो बेटा और होशियार और महंगा वाला निकलता है। हम लोग तो अनजान रहते, दवाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। जीवन आखिरी है तो लास्ट है, तो फिर तो ठीक है काम करेगा। तो मैंने खुद देखा, एक मेरा बेटा के एक दिन ऐसे खरोच आ गया था, कुछ गिर गया था, तो बोला कि ऐसा मलहम लेके आइए। तो मलहम मुझे याद है 80 रुपीज का आता था, उसका नाम था टी बैक्ट, बहुत कॉमन है। हाँ, तो मैंने बोला इसका अल्टरनेटिव क्या है, नहीं मिल रहा है तो अल्टरनेटिव क्या है। तो वो 80 की जगह दूसरा निकाल के दिया 300 रुपया का, मतलब यही अल्टरनेटिव है। भाई तू इस लोकेलिटी में सबको बेवकूफ बना रहा, आज मुझे समझ में आ गया। मैं बोला अभी नहीं लेना तेरे से। मेरा उस समय मोबाइल में नेट काम नहीं कर रहा था। घर गया, चेक किया, अल्टरनेटिव एक मिला 60 रुपया का, टी बैग से भी सस्ता, एंड उसका सेम जेनेरिक। इसलिए बोलते हैं सरकारी हॉस्पिटल में ना एक रूल है कि डॉक्टर्स कैन नॉट राइट द नेम ऑफ द मेडिसिन, दे हैव टू राइट द जेनेरिक नेम। लिख ही नहीं सकते, वो उनका नियम के खिलाफ है। जिससे कि दुकान सस्ता पड़े, बेसिकली इलाज सस्ता हो पाए। बट एक्चुअली क्या होता है ना, फिर दवाई बेचने वाले लोग सरकारी हॉस्पिटल का फार्मासिस्ट से टाई अप कर लेते हैं कि तू ये वाला रख ही मत, महंगा वाला रख, तेरे को कमीशन देंगे, डॉक्टर तो नहीं लिख रहा है, तुम बेचो ही मत। तो अल्टरनेटिव ऐसे ऐसे देते रहता है। इसलिए प्रधानमंत्री ने अभी एक योजना शुरू की है हमारी, और वो योजना में सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड आपको दवाई का दुकान खोलने मिलेगा, जिसमें एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, मतलब उस प्रोडक्ट का, उस दवाई का दुकान का स्पेशलिटी यही होगा कि आप देशवासियों को हेल्प करेंगे ऐसा जेनेरिक नेम खोजने में, और सबसे चीपेस्ट कॉस्ट ऑफ मेडिसिन ही आप उनसे चार्ज करके उनको दवाई देंगे। मुझे बीच में एक बार तबीयत खराब हुई थी, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिख दिया और बोला 3 महीना तक खाना पड़ेगा, आपके बॉडी में बहुत इन्फेक्शन है। मतलब वो कॉलेज टाइम की बात है। अब एंटीबायोटिक खरीदने गए, एक एक गोली 80 रुपए के, और 3 महीने तक खाने पड़ेंगे डेली में। सो स्टूडेंट्स लोगों को इतना बड़ा लोड दे दिया गया, तो भाई खरीद के खाने लगे, कभी कभी स्किप हो जाता था, खाते थे, बस चलता था। तो अचानक एक दिन राजस्थान पहुंच गए थे किसी दोस्त की शादी में, वहां पे दवाई खत्म हो गई, तो दोस्त को बोला दवाई चाहिए, तो वो बोला कि मेरा दोस्त का दुकान है उधर से ले लेते हैं। तो वो
वही गोली लाके दिया और मेरे से 5 गोली का 40 रुपया लिया। बोला अरे भाई तू इतना उपकार क्यों कर रहा है, मुझे पता है एक एक 80 रुपए का आता है। बोला वो रहने दो भैया, आप लोग को इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता है। आपसे जो 40 रुपए में मैं अभी आप लिया हूं उसमें भी 20% कमाया हूं, आप चिंता मत करो, दुनिया ऐसे ही चल रही है। सो ये आपको ऐसे ही नॉलेज के लिए मैं बताया, दवाई में कितना सावधानी रखना चाहिए। डॉक्टर लोगों का जो मेडिसिन नेम है उसको बारे में आपको रिसर्च करके अल्टरनेटिव मेडिसिन खरीद लेना चाहिए, अब कोई उपाय नहीं, सब कमर्शियलाइज्ड है, तो आपको अपना पैसा इस तरह से बचाना चाहिए। जो दवाई ज्यादा महंगा है ना वो ब्रांड के कारण ही महंगा, और कोई कारण नहीं है उसका। दवाई का अगर आप सही बताएं ना, फॉर्मूला का कॉस्ट जो है वो तो एक बार हो गया, अब वो फॉर्मूला 10 साल तक चलेगा। कुछ कुछ दवाई ऐसा है जो जिंदगी भर चलेगा, यू नो। एक आदमी है साइरस पूनावाला, इंडिया का टॉप 10 में आता है, नाम सुने? साइरस पूनावाला, पूना में रहता है। इन्होंने फॉर्मुलेशन बनाया खाली, और वो फॉर्मुलेशन है वैक्सीनेशन का, बच्चों को लगता है, और वो ऐसा बना लिया पूरा दुनिया में जितना बच्चा बॉर्न होता है 1 साल तक उसका ही फॉर्मूला का वैक्सीनेशन खाता है, पूरा दुनिया में, इंडिया में नहीं दुनिया में। एक बार जो बना दिया ना उसका जिंदगी ऐसा हो गया कि वो टॉप 10 में आ गया इंडिया में। उसका फैक्ट्री नहीं है, उसका लैब है खाली, जहां पे रिसर्च करता है, और रिसर्च करके अपने नाम पे पेटेंट कराता है, फिर दवाई बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं उनको बांट देता है। एनीवेज, ये आपको समझना था दोस्तों कि प्रोसेस में लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट होता है। द टेक्निक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल नॉलेज, नो हाउ, ये वर्ड सुने क्या, नो हाउ ऑफ प्रोसेसिंग may be available through a license, for which royalty may be payable on production। जो दवाई के लीफ आते हैं ना दोस्तों, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होता होगा? अरे इतना सा गोली है जिसका एक एक काप से 125 रुपया ले लेता है, 100 रुपया ले लेता है, 10 पैसा 20 पैसा, उससे ज्यादा का कोई कॉस्ट नहीं है। रॉयल्टी का अच्छा खासा कॉस्ट है, और रॉयल्टी वाला लोग भी एक बार जो दिमाग लगा लिया ना उसी का तो पैसा खा रहा है। समझ पा रहे हैं आप कितना बड़ा इंडस्ट्री है ये? कुछ करो तो जिंदगी में ऐसा करो यार, एक दवाई का फैक्ट्री खोलो, माला माल हो जाओगे, लोगों को लगेगा सेवा भी हो रही है और पैसे भी आ रहे हैं, मतलब लोगों को लगेगा कि तुम इतना भला कर रहे हो, दवाई बेच रहे हो, और पैसे भी तोड़ के कमाओगे एकदम। नंबर 9, each process is headed by a manager, has to be, वरना चलेगा कैसे, कोई देखने वाला नहीं होगा तो, who prepares a periodic process report
based on which costing is done. कॉस्टिंग करने के लिए आपको डिटेल तो लगेगा ना, तो वो डिटेल होता है प्रोसेस रिपोर्ट। आपको ऑब्वियसली कॉस्टिंग करने के लिए उनके फैक्ट्री में उनके साथ बैठना नहीं है। आप अपने ऑफिस में आ जाइए और उनसे एक ही चीज मंगवा लीजिए जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस रिपोर्ट। ये प्रोसेस रिपोर्ट आने से आप सारा कॉस्टिंग कर लेंगे। ओके, आपका काम क्या है एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट नाउ? एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट आपको रखा गया है कि हर प्रोसेस में जो आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट का कॉस्ट क्या है हर प्रोसेस में, और इसी को कंटिन्यू करते करते अल्टीमेटली आपको इस फिनिश गुड्स का कॉस्ट बताना है। मतलब ऑब्वियसली सीधा इस पे नहीं आ पाओगे आप, पहले इसका कॉस्ट आएगा, इसको कंटिन्यू करेंगे तो प्रोसेस 2 का कॉस्ट आएगा, इसको कंटिन्यू करेंगे तो प्रोसेस 3 का कॉस्ट आएगा, और जो प्रोसेस 3 का कॉस्ट है वही फिनिश गुड्स का कॉस्ट है। ये चेन आपको सीखना है। ओके, कॉस्टिंग सीखने के लिए एक बेसिक ज्ञान दिमाग में बैठा लें कि जब जब कॉस्टिंग सीखते हो तो कॉस्टिंग में उन्हीं कॉस्ट को लेना जो नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब जो हमेशा होता है। ये इस चैप्टर की बात नहीं है, ये ऐसी बात है जो हर बार कॉस्टिंग पढ़ते वक्त स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि कॉस्टिंग में कॉस्ट लेते हैं, खर्चा लेते हैं, लेकिन वही खर्चा लेंगे जो हमेशा लगता है। अब एक प्रोसेस में एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण कोई मशीन डैमेज हो गया, उसका डैमेज का बहुत बड़ा रिपेयर कॉस्ट लगा, वो रिपेयर कॉस्ट को यहां नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा नहीं होता है। कॉस्ट का एक बेसिक उसूल बना हुआ है कि कॉस्ट मतलब वही खर्चे जो हमेशा लगेंगे। ध्यान देगा ये बात? सर ये नियम कौन बनाया सर? देखिए, अभी आपको क्लास में ऐसे ही बैठना, ये नियम कौन बनाया? हाँ जी, आप बेंच पे एकदम जैसे घर पे लेटते हैं ऐसा लेट भी तो सकते थे। तो बनाया क्या नियम? बैठे हैं ना, सिंसियरली सीधा सीधा बैठे तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं, हर चीज का नियम नहीं होता, हर चीज लॉ में नहीं लिखा होता। कुछ जैसे हम इंसान के लिए बेसिक है, वैसे ही कंपनी के लिए भी कुछ बातें बेसिक है। दुनिया जब से आई है बिजनेस में, जब जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाकर ग्राहकों को बेची है, तो रूल यही रहा है कि वही खर्चा वसूल किए हैं जो हमेशा होता है। हाँ, इसका सपोर्टिंग कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूर है जो इंडिया लेवल में अवेलेबल है, वर्ल्ड लेवल में अवेलेबल नहीं है। अब इंडिया के लिए अवेलेबल है, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया, जिसमें आपको समझा रहा है कि नॉर्मल कॉस्ट के बारे में कैसे कैसे सोचते हैं अलग अलग स्फीयर में जाके। वो भी इंडिया में ही है, दूसरे देश में नहीं है। तो दूसरे देश वाले कॉस्टिंग कैसे करते हैं? अरे बेसिक ज्ञान तो सब में है ना। बेसिक ज्ञान यही है कि कॉस्ट मतलब वही खर्चे जो हमेशा लगते। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी से ही आप अपने ग्राहकों को टैप कर सकते हैं। आज अचानक एक ग्राहक आया, बोलता है अरे साहब ये वाला दे दोगे क्या? समझना, कॉमन सेंस। बोला हाँ दे दूंगा। तो ग्राहक का एक एटीट्यूड क्या होता है, वो बिना ऑर्डर दिए प्राइस पूछता है, बिना ऑर्डर दिए प्राइस पूछता है। बोलता कितना लोगे? मेरे पास दो उपाय है। मैं उसको बोलूं अरे भाई अभी कैसे बताए कितना लेंगे, रुक के बना के देखते हैं, हिसाब जोड़ेंगे, फिर प्रॉफिट जोड़ेंगे, फिर आपको बता देंगे कितना लेंगे। अगर ऐसा करोगे, ग्राहक मुकर गया तो बोला नहीं नहीं आपका रेट ज्यादा जा रहा है, ये ले तो मैं बनाया क्यों? समझ गए सिचुएशन? तो ग्राहक को बिना बनाए रेट बताना पड़ेगा। अब बिना बनाए रेट कैसे बताएगा कोई इंसान? बिना बनाए रेट कैसे बताएगा? तो खर्चा को जोड़ना पड़ेगा ऐसे ही दिमाग में कि शायद ये इतना लगता है, इतना लगता है, इतना लगता है। तो कोई भी इंसान
जब अपने खर्चा को जोड़ना चाह रहा है तो कौन सा कॉस्ट को जोड़ेगा भाई? नॉर्मल ना, जो हमेशा होता है उसी को तो जोड़ पाएगा। उसको पता थोड़ी है कि बुरा होने वाला उसके साथ। तो जब कोटेशन प्रोवाइड करेगा तो जो हमेशा होता है उसी कॉस्ट के हिसाब से प्रोवाइड कर देगा। अब बुरा हो गया तो ग्राहक से वसूल कर पाए तो कर लेंगे, नहीं कर पाए तो अपना नुकसान हो गया। यही तो बिजनेस का रिस्क है। बिजनेस का रिस्क इसी को ही तो बोलते हैं कि भाई आप जो सोच के चलते हो प्रॉफिट वो नहीं भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि कोई बुरा हो जाएगा तो ग्राहक तो नहीं देगा। तो ग्राहक आपको सिर्फ नॉर्मल कॉस्ट देता है। तो एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट आपको यही दिमाग में रखना है कि जब अभी हम पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे हमें सिर्फ नॉर्मल कॉस्ट को लेके आगे बढ़ना है। इनफैक्ट हर चैप्टर का यही कहानी, नॉर्मल कॉस्ट को लेके प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालो। ओके, मैं आपको अभी कुछ छोटा छोटा केसेस दिखाऊंगा और उसी में आपको सारा हिसाब किताब सिखा दूंगा। फिर हम लोग नोट्स वोट्स लिखेंगे। ये छोटा छोटा केसेस आप मेरे साथ नोट भी कर सकते हैं। केस 1, प्रोसेस रिपोर्ट आपको समझ लो फर्स्ट प्रोसेस के एंगल से दिखा रहे हैं। प्रोसेस रिपोर्ट ऑफ प्रोसेस 1, देयर इज इनपुट। इनपुट मतलब मेन इनपुट, मेन मटेरियल। से 1000 यूनिट्स आर देयर at the rate ₹50,000। अच्छा, at the rate ₹50 कर दो। देन प्रोसेस में और भी खर्चे लगेंगे। मान लो लेबर लगा 30,000 का, ओवरहेड लगा देखो ओवरहेड लगा बोलना तो समझ में नहीं आता। हम लोग को तो नॉर्मल कॉस्ट की बात करनी है, यानी जो हो सकता है उसकी बात करनी है। ओवरहेड प्रोसेस वाइज पता भी चलेगा कि नहीं पता नहीं। ओवरहेड एक ऐसा कॉस्ट है जो पूरा छितराया हुआ रहता है, चारों तरफ फैला हुआ रहता है। तो एक प्रोसेस पे कितना होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। ऑल्दो ओवरहेड चैप्टर जो हमारा सिलेबस का है वो आपको हेल्प करता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करा के कि किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। ओवरहेड चैप्टर का वो काम है। बट इन जनरल जब वैल्यूएशन करते हैं ना, कॉस्टिंग करते हैं, जब कॉस्टिंग मतलब वैल्यूएशन, जब कॉस्टिंग करते हैं वैल्यूएशन करते हैं तो हम ओवरहेड अपना अंदाज से लेते हैं, एस्टिमेट से लेते हैं। जो हमेशा होना चाहिए वो लेते हैं और वो एक परसेंट में फिगर रहता है। मान लीजिए मैंने बोला 200% ऑफ लेबर। अब ये 200% कैसे निकाल लिया आपने, इसका पढ़ाई ओवरहेड चैप्टर में। फिलहाल आप ऐसा मान लीजिए 200% ऑफ लेबर। अंदाज लेना है, एस्टिमेट लेना है, जो हमेशा होता है वैसा लेना है। किस बेसिस पे आया 200%, 250 क्यों नहीं, 150 क्यों नहीं, वो सब का पढ़ाई अलग चैप्टर है। तो अभी हम लोग उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। आप सोचिए ये सब नॉर्मल कॉस्ट है, इसमें कुछ भी अब नॉर्मेलिटी अभी तक नहीं है। मैंने जैसा आपको बताया कि इतना बड़ा प्रोसेस में इतने लोग काम करेंगे तो कुछ प्रोसेसिंग लॉस तो होगा ही। तो नॉर्मल लॉस 10% एस्टिमेट किया जा रहा है। खाली 10% अगर हम बोलते हैं तो 10% ऑफ क्या हो सकता है? हाँ, और क्या होगा? जो डिटेल अभी तक है तो जनरली इनपुट के ऊपर ही ये परसेंट लागू होता है। ओके, तो आउटपुट कितना आने का बात है? देखो 10% नॉर्मल लॉस होने का बात है, तो आउटपुट कितना आने का बात है? 900। और चलिए ये केस को सिंपल रखते हैं। हमने बोला एक्चुअल आउटपुट जो आया वो 900 ही आ गया, मतलब एस्टिमेट फेल नहीं हुआ, जैसा सोचे थे वैसा ही हो गया। अब इसको लेके आपको कॉस्टिंग करना है। अगर ऐसे ही वर्किंग करने बोले कैलकुलेटर में तो बहुत आसान है। खर्चा जोड़ लो सारा, 50,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000, कितना हुआ? 50, 30, 80 और 60,
एक 40, 1,40,000, एंड उससे कितना यूनिट बन के आया? 900। क्या 900 जो बन के आया वो हमेशा है? हमेशा 900 ही आता है क्या? हाँ, नॉर्मल लॉस 10% है तो 900 हमेशा ही आना चाहिए ना। तो 900 बन के आया, सारा चीज परफेक्ट चल रहा है, तो 1,40,000 में 900 आया, तो रेट पर यूनिट निकाल दो, हो गया काम। समझ में आ रहा है आपको हिसाब? बहुत सिंपल हिसाब है। सारे खर्चे भी नॉर्मल वाले थे, आउटपुट भी नॉर्मल वाले थे, यानी जो होना चाहिए था सब वही हुआ, तो आप आराम से वैल्यूएशन कर दीजिए। बट दोस्तों इसका प्रेजेंटेशन अलग तरीके से है। आप जैसे कैलकुलेटर में कर पाए वैसे मार्क्स नहीं मिलेगा, प्रेजेंटेशन का तरीका है। प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा जर्नल लेजर का कॉन्सेप्ट है। जैसे खर्चा करते हैं, एंट्री क्या होती है बोलो? एक्सपेंस टू कैश। और हर खर्चा को पीएल में डालते हैं आप जनरली, पीएल टू एक्सपेंस तो होता है ना, बट हमारे यहाँ पे हम पीएल में नहीं डालेंगे, हम लोग जिसमें खर्चा हुआ उसमें डालेंगे। जैसे अगर मैंने यहाँ पे रिपोर्ट आपको प्रोसेस 1 का दिया है, तो हम प्रोसेस 1 का लेजर खोल लेंगे, प्रोसेस 1 अकाउंट में डालेंगे। तो प्रोसेस 1 अकाउंट अगर हम लेजर में खोलते हैं तो उसमें टू एक्सपेंस की बाई एक्सपेंस। हाँ जी, अरे भाई देखता नहीं है, क्या बोल रहा है, अपना मन से नहीं बोलना था, यहाँ देख के बोलना था। प्रोसेस 1 अकाउंट खोलते तो टू एक्सपेंस की बाई एक्सपेंस, टू एक्सपेंस। तो एक्सपेंस में 3 नाम है अभी, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, और ये तीनों प्रोसेस में डेबिट कर दो। करेक्ट, दिस इज योर स्टेप 1 इन योर कैलकुलेशन। प्रोसेस अकाउंट एक लेजर अकाउंट है, चलिए लेजर अकाउंट ड्रॉ करिए। प्रोसेस नंबर 1 अकाउंट, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी अमाउंट देखिएगा प्रेजेंटेशन, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी कॉलम भी दिखाते हैं, डेबिट क्रेडिट, बोलिए, टू मटेरियल्स, सारा खर्चा को डेबिट में लिखना है। कितना क्वांटिटी था? 1000 और 50,000। एक चीज ध्यान रखना, ये क्वांटिटी सिर्फ मेन मटेरियल और आउटपुट का लिखेंगे। जैसे लेबर में अगर दे दे कि लेबर था 2000 आवर एट द रेट 15, तो यहाँ पे 2000 नहीं लिखना लेबर का, आवर नहीं लिखना है यहाँ। अगर इनडायरेक्ट मटेरियल, वो मटेरियल एडेड दे देता कि वो भी लगा 1000 kg एट द रेट 5 रुपया, तो 1000 kg यहाँ नहीं लिखना था, क्योंकि वो तो इसमें मिल जाएगा ना, तो फिर ऐसा लगेगा कि 2000 बन के आ रहा है, वो रॉन्ग दिखेगा। सिर्फ मेन मटेरियल का क्वांटिटी यहाँ पे लिखते हैं, और आउटपुट का जब हिसाब मिलाएंगे तब लिखेंगे। टू लेबर 30,000, टू ओवरहेड्स 200% इज 60,000। ये स्टेप 1 हो गया। दूसरा, आपको पता है ना इससे आउटपुट कितना आने का बात है? 900, और आउटपुट किस साइड में लिखना चाहिए? 2 की बाई, ऑब्वियस सा बात है। ये आउटपुट किसको जाएगा? दूसरा प्रोसेस को जाएगा। एंट्री बनाओ, प्रोसेस 2 डेबिट टू प्रोसेस 1, रिसीवर डेबिट टू गिवर। तो प्रोसेस 1 में क्या लिखोगे? बाई प्रोसेस 2, कितना यूनिट लिखोगे? 900। तो गैप रह गया ना, क्वांटिटी कॉलम तो बैलेंस नहीं करेगा। 100 क्यों नहीं बैलेंस करेगा? नॉर्मल लॉस का। हालांकि नॉर्मल लॉस का इन जनरल अकाउंट्स में एंट्री पास नहीं करते हैं। अकाउंट्स में नॉर्मल लॉस का एंट्री पास करते हैं कभी? क्या बोलते हैं आप? गुड यूनिट्स विल बियर द नॉर्मल लॉस। हम लोग भी यही बोलते हैं, गुड यूनिट्स विल बियर द नॉर्मल लॉस, लेकिन हम एंट्री भी पास करते हैं। क्यों? अरे नजर तो रखें। अकाउंट्स किस लिए बनाते हो पता है? आपके जो अकाउंट्स के सर आपको अकाउंट्स पढ़ाते हैं ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो किस लिए पढ़ाते हो? वो किस लिए पढ़ते हो? दुनिया वालों को बताना है, बाहर वालों को बताना है कि हमारी कंपनी में पोजीशन क्या है। तो बाहर वालों को अपना बुराई करे क्या कि हमारा पता है मैनेजर संभाला नहीं ठीक से, इतना नॉर्मल लॉस करना था, ये नॉर्मल लॉस किया है। शेयर होल्डर छटपटा जाएंगे। अब हम लोग जब अपने घर घर में ही अकाउंटिंग कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है ना घर के लिए होता है,
घर का ही हिसाब तैयार कर रहे हैं, किसी और को नहीं बताने जाएंगे, घर पे ही बात करेंगे। तो प्रोसेस मैनेजर को कितना लॉस करना चाहिए था, कितना किया है वो चेक तो करें। मैं मानता हूँ लॉस अनअवॉइडेबल है, बट लॉस पे नजर नहीं रखें, ऐसा क्यों? नजर रखने से पता चलेगा ना अगला सुधार ला पा रहा है कि नहीं ला पा रहा है। ओके, तो नजर रखने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक सिस्टम बनाया है नॉर्मल लॉस का एंट्री पास करने का। ओके, कौन सा नॉर्मल लॉस? एस्टिमेटेड वाला। कितना? 10% का। 10% अगर लॉस होना है, 100 यूनिट लॉस होना है, तो आप उसको क्रेडिट कर दीजिए, जिससे कि आप ऐसा फील करें कि ये आउटपुट नहीं आएगा। भाई नॉर्मल लॉस एस्टिमेटेड होने वाला है 100, इसका अमाउंट कुछ नहीं है। इसका अमाउंट है क्या? सर अमाउंट क्यों नहीं लिखे? गुड यूनिट्स विल बियर द कॉस्ट। अरे नजर रखने के लिए खाली लिखा, इसका अमाउंट कैसे लिख सकते हैं? गुड यूनिट्स विल बियर इट्स कॉस्ट। बियर तो गुड यूनिट्स ही करेगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा होता है, हम लोग भी तो कुछ नहीं कर सकते। बिजनेस करेंगे तो ये लॉस होगा ही, तो ग्राहक को समझाएंगे ना भाई ये नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे। समझ में? जैसे कपड़ा सिलते हैं ना भाई, नॉर्मल कस्टमाइज कपड़ा, वो कपड़ा कटवाएगा, जैसे एक शर्ट का 2 पीस काटिए, 2 मीटर 20 सेंटीमीटर काटिए, बट आप पूरा अगर मेजरमेंट टेप लेके देखोगे ना तो शर्ट में 2 पीस यूज नहीं होता है, कम यूज होता है। अरे थोड़ा तो छांट निकलता है ना भाई, कट पीस तो निकलता ही है। तो वो क्या है? प्रोडक्शन करेगा तो वो तो होगा ही, नॉर्मल लॉस है। तो उसका कॉस्ट कौन बियर कर रहा है? हम ही लोग तो बियर कर रहे हैं ना, ग्राहक ही तो बियर कर रहा है, कपड़ा ज्यादा दे रहा है। अंडरस्टूड? सो द थिंग इज, जो हमेशा होगा जिसको रोक नहीं सकते, उसका कॉस्ट कस्टमर बियर करेगा, इसलिए उसका कॉस्ट नहीं लेना। ओके, थर्ड लेवल, आउटपुट कितना आने का बात है। मेरा स्ट्रक्चर को देखिएगा, सर ने पहला स्टेप में खर्चा डाला, दूसरा स्टेप में लॉस डाला, आउटपुट कितना आने का बात है सर पूछ रहे हैं, 900। तो नेट खर्चा कितना हुआ अभी तक? नेट कॉस्ट, नेट एस्टिमेटेड कॉस्ट या नेट नॉर्मल कॉस्ट 140, और एस्टिमेटेड आउटपुट कितना आने का बात है? 900। तो रेट क्या आ रहा है? 155.55। ये जो आ रहा है, इसी को आप अभी बाई फिनिश गुड्स बोलकर जो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर करेंगे या फिर फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करेंगे, मुझे पता नहीं अगला कितना प्रोसेस है आगे का। ध्यान दीजिए, ये क्वांटिटी अभी यहाँ पे जो लिखोगे वो एक्चुअल लिखोगे। एक चीज ध्यान देना, अभी उतना फर्क नहीं पड़ रहा, बट फिर भी ध्यान से देख लो। पहला वाला में सर ने यहाँ पूछा एस्टिमेटेड आउटपुट कितना आने का बात है, बट मैं यहाँ पे क्या लिखना चाह रहा हूँ? एक्चुअल। वो कोइंसिडेंस है इस सब में कि जितना एक्चुअल है उतना ही एस्टिमेटेड है, ये अलग भी हो सकता है कभी। ओके, तो अलग होगा तो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। फिलहाल ये 900 है। रेट ये वाला लेंगे, एस्टिमेटेड रेट 155.55। सिंस यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट और एस्टिमेटेड आउटपुट मैच कर गया ना, तो ये रेट नहीं भी निकालते तो भी आप अकाउंट बैलेंस करके समझ जाते कि ये वाला अमाउंट 140 ही होगा। अदरवाइज 900 को 155.55 से मल्टीप्लाई करके, फ्रैक्शनल डिफरेंस जो है उसका उतना मैटर नहीं है, राउंड ऑफ करके 140 बैठाते हैं। दिस वे द अकाउंटिंग वुड बी डन। 1000 140, 1000 140। स्टेप्स नोटिस करना, पहला स्टेप खर्चा डेबिट करो, दूसरा स्टेप नॉर्मल लॉस क्रेडिट करो। ओके, कौन सा नॉर्मल लॉस? एस्टिमेट वाला। और फिर तीसरा स्टेप रेट निकालो। चौथा स्टेप में आउटपुट बैठाओ। आउटपुट कब बैठाओ? फोर्थ स्टेप में। ये फोर्थ स्टेप था, 4 स्टेप में खेल हुआ है। रेट वाला स्टेप एक अलग से चल रहा है। ओके, अच्छा यहाँ पे लॉस सोचे कितना थे? यूनिट्स 100। हुआ कितना? हाँ जी, लॉस हुआ कितना? 100 ही हुआ। क्यों 100 ही हुआ? क्योंकि आउटपुट 900 जब आना था तो 900 आ गया, तो लॉस जितना सोचे थे उतना हुआ। लेकिन प्रोसेस में कौन सा लॉस दिखा रहे ये देखना,
एक्चुअल नहीं दिखा रहे, छोटा छोटा चीज है। ये सबको अभी देखा है, अभी सबका धीरे धीरे इफेक्ट आने लगेगा। चलिए केस 2 दिखाते हैं, वही प्रोसेस रिपोर्ट ऑफ प्रोसेस 1। इनपुट 1000 यूनिट एट द रेट 50, लेबर 30,000, ओवरहेड्स 200% ऑफ 30,000, यानी 200% ऑफ लेबर। नॉर्मल लॉस 10%, 10% जब लिखता हूं इसका मतलब है एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस। मतलब परसेंट में कभी भी कोई लॉस बताते हैं तो वो एस्टिमेटेड है, वो एक्चुअल नहीं हो सकता। एक्चुअल का तो एक क्वांटिटी बता दिया जाएगा। ये जो नॉर्मल लॉस आया वो अलग अलग तरह का होता है। कभी होता है जैसे इवापोरेट हो गया, तो हवा में उड़ गया, उसको तो पकड़ नहीं सकते। कभी होता है कि वो श्रिंक हो गया, समझ गए, श्रिंक भी इवापोरेट से ही कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। कभी होता है ऐसा हो गया कि अब उसको फेंकना पड़ेगा, मतलब ना इवापोरेट हुआ ना श्रिंक हुआ, थोड़ा गिरा है छिलका फिलका टाइप का ऐसा कुछ, उसको फेंकना होगा, नोबडी विल कम एंड टेक इट। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसको इकट्ठा कर दो तो किसी को बेच सकते हो, उसको रिसाइकल कर लेते लोग, या कोई और काम में आता है। जैसे अगर आपका जूस बनाने का फैक्ट्री है तो फ्रूट्स का छिलका निकलेगा ही, छिलका क्या है, लेकिन जब फ्रूट्स खरीदते हैं इनपुट तो वजन तो छिलका सहित हो जाता है। अब जूस बनाने के लिए छिलका वगैरह आपका निकलेगा ही, जो छिलका है वही तो नॉर्मल लॉस है। ये 100 केजी संतरा लेके मशीन में चढ़ाओगे तो 100 केजी जूस तो नहीं आएगा ना, समझ में आ रहा है ना। तो जो निकल रहा है वो छिलका भी निकल रहा है। वो छिलका अगर कोई खरीदार है, जैसे कि कॉस्मेटिक्स वाले, छिलका विलका ले लेते हैं, उसी से ही तो बोलते हैं कि आपके कॉस्मेटिक क्रीम में ऑरेंज है, तो आपको क्या असली ऑरेंज कट पीस करके डाल रहा है उधर? क्या बात करते हैं आप लोग, कहाँ हैं? आपका कॉस्मेटिक में स्ट्रॉबेरी है, आप सोचो वाह स्ट्रॉबेरी, हाँ सुगंध भी आ रहा है, स्ट्रॉबेरी का छिलका है, वो बिकता है वहां पे, उसका पैसा मिलता आपको। तो पैसा मिलता है तो लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ, अगला दे रहा है, पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे, भले ही आपके लिए कचड़ा है। अरे हम लोग घर में न्यूज़पेपर कचड़ा की तरह रखता है और फिर कोई आता है तो फ्री में देते हैं क्या? अरे भाई कबाड़ी वाला से इसका पैसा मिलता है तो क्यों वैसे ही दे दें? तो इस नॉर्मल लॉस का एक मार्केट में स्क्रैप रेट मिल गया, वो है से 10 रुपया पर यूनिट करके, ठीक है। एस्टिमेटेड आउटपुट कितना आना था? 900। चलिए एक्चुअल फिर 900 ही आया। सो नया इफेक्ट क्या आया, समझ गए ना? स्क्रैप रेट। ये स्क्रैप रेट से जो पैसे आए उसको मिसलेनियस इनकम नहीं मानते हैं। ये स्क्रैप रियलाइजेशन should be used to reduce cost, should reduce our normal cost, should reduce the normal cost। मतलब आप जितना खर्चा डेबिट किए थे ना उसमें से इसको माइनस करना होगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा आता है, ये हमेशा बिकता है, तो हमेशा आपके पास पैसे आते हैं, तो कस्टमर के ऊपर लोड क्यों चढ़ाना? देखिए जब पैसे नहीं आए तो कस्टमर बियर किया था ना, अब पैसे आ रहे तो कस्टमर का लोड कम करिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जब इसके कुछ भी रुपए नहीं मिले थे तो आप तो रेट पर यूनिट बढ़ा दिए थे ना, मतलब कस्टमर वाज बियरिंग द लोड। बट अगर कुछ भी मिल रहा है तो बेनिफिट कस्टमर को ही दिया जाना चाहिए, इसलिए कॉस्ट से रिड्यूस करना है। डू नॉट ट्रीट इट एज अ मिसलेनियस इनकम, ये मेरा साइड इनकम है, हम इसको अलग से ले जाएंगे, कस्टमर अभी भी तुम वही रेट दोगे, ऐसा नहीं। कस्टमर का रेट कम करना। तो आप वही स्टेप्स फॉलो करिए, प्रोसेस अकाउंट बनाइए वापस, प्रोसेस 1 अकाउंट।
क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट, टू मटेरियल्स, 1000 और कितना रुपया था, 50,000, सारा खर्चा डेबिट। टू लेबर 30,000, टू ओवरहेड्स 60,000। स्टेप 1 ओवर, बाई नॉर्मल लॉस, कौन सा वाला, एस्टिमेटेड वाला। अभी तो एस्टिमेटेड और एक्चुअल सब बराबर ही चल रहा है वैसे। 100 यूनिट, पैसे आ गए तो ले लो, अमाउंट उसका, ये कॉस्ट नहीं है, दिस इज नॉट द कॉस्ट, व्हाट इज दिस, दिस इज इनकम, दिस इज स्क्रैप रियलाइजेशन। अगर नहीं होता तो डैश लिखते, अगर है तो लिख रहे, इसका कॉस्ट नहीं है। कई बच्चे ऐसा सोच रहे थे नॉर्मल लॉस का कॉस्ट है, हम नॉर्मल लॉस का कॉस्ट निकालते ही नहीं, कुछ नहीं मिलता तो जीरो ले लेते हैं। ओके, अगर पैसे मिल रहे तो लिख रहे, नहीं मिलते तो कुछ नहीं लिखते। अब रेट निकालो, तीसरा स्टेप रेट दिखेगा, 1 ये था, ये 2 हुआ, 3 में जाके रेट, रेट पर यूनिट में एस्टिमेटेड कॉस्ट अभी कितना हुआ नेट, 139, और आउटपुट एस्टिमेट कितना था, आउटपुट का एस्टिमेट क्या था, 900, 154.44। अब चौथा स्टेप में आप आके आउटपुट का डिटेल लिखो, बाई फिनिश गुड्स 900, कौन सा लिख रहे हैं, एक्चुअल वाला लिख रहे हैं, कोइंसिडेंस है कि एक्चुअली एस्टिमेटेड है। रेट आप बैलेंस भी कर सकते थे अभी यहाँ पर, बट रेट अगर दिखाना चाहेंगे तो रेट कौन सा लिखोगे, एस्टिमेटेड रेट लिखोगे, वैल्यूएशन एस्टिमेटेड पे होगा, क्वांटिटी एक्चुअल वाली लिखी जाएगी, 1041, 1041। इजी। चलिए केस 3 तैयार करते हैं। सर बड़ा केस पे केस करा रहे हैं आप, केस खाने में आपको मजा तो आता ही है। प्रोसेस रिपोर्ट फिर से लिखिए, इनपुट याद नहीं हुआ क्या अभी तक, 1000 यूनिट एट द रेट 50, लेबर 30,000, ओवरहेड्स 200% ऑफ लेबर, टॉक्सिक वेस्ट 10%। सर ये क्या शब्द यूज किया आपने, टॉक्सिक वेस्ट, टॉक्सिक, टॉक्सिक माने हैजर्डस, नॉट सेफ फॉर ह्यूमन। केमिकल फैक्ट्रीज में होता ही होगा ऐसा, है ना। तो जब टॉक्सिक वेस्ट 10% लिखा है, देखो टॉक्सिक लग रहा है खराब चीज सुन के, बट 10% लिखा, परसेंट में मतलब ये हमेशा आएगा, आप कुछ कर नहीं सकते, तो नॉर्मल है। अरे चीज खराब है बट आना नॉर्मल है, तो हम क्या करें। अब ऐसा वेस्ट होता है ना, तो सरकार का नियम के अकॉर्डिंग आप इसको ऐसे ही डिस्पोज नहीं कर सकते, कोई लेगा नहीं, ये टॉक्सिक है ना, कोई लेगा भी नहीं, इसके पैसे क्या मिलेंगे आपको, इनफैक्ट इसको हटाने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, कोई ट्रीटमेंट वूटमेंट करके आपको नाले में डिस्पोज करना पड़ेगा, ऐसे ही आप कर नहीं सकते। तो इसका रिमूवल कॉस्ट है, पैसे नहीं आने के, पैसे और जाने के हैं, रिमूवल कॉस्ट से 8 रुपया पर यूनिट। ये नॉर्मल है कि अबनॉर्मल है, नॉर्मल है। देखो टॉक्सिक सुनने से अबनॉर्मल अबनॉर्मल सा फील आता है, बट मैं तो बोला ना परसेंट में दिया हुआ है तो ये नॉर्मल है। खर्चा इसका नॉर्मल है कि अबनॉर्मल है, नॉर्मल है, हमेशा ही होता है, हम क्या करें, तो ग्राहक से ले लेना है। समझ में आ रहा है इम्पैक्ट। चलिए एक्चुअल आउटपुट फिर से 900 ही आया। अब सोचिए तो प्रोसेस अकाउंट कैसे बनेगा, आप बढ़ाइए आगे, प्रोसेस 1 अकाउंट, क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट, डेबिट क्रेडिट,
मटेरियल बोलो 1000 और 50,000, लेबर 30,000, ओवरहेड्स 60,000, बाई नॉर्मल लॉस। देखो क्वांटिटी तो यही घटाना होगा ना, क्वांटिटी तो घटाना पड़ेगा और अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो एक्सपेंस को दो उपाय है, देखो इसका जो कॉस्ट है वो आप फिर से यहाँ पे लिख सकते हो, टू नॉर्मल लॉस, उसका कॉस्ट यहाँ पे लिख सकते हो। बट मेरा क्या आइडिया है, दो जगह लिखने से अच्छा इधर नेगेटिव में लिख दो 800। नेगेटिव मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इट इज नॉट अ रियलाइजेशन, इट इज अ कॉस्ट। समझ गए? स्टेप 1 2 हो गया। स्टेप 3 में आके रेट निकालिए। रेट निकालने के लिए सब जोड़ेंगे 140, 140 प्लस 800। इफेक्ट समझ में आया नया? ये 800 जोड़ दिया गया, डिवाइडेड बाई किससे? 900। आउटपुट तो 900 ही है, मतलब आउटपुट कम हुआ, खर्चा बढ़ गया। सो बाई आप आउटपुट में पहले एक्चुअल वाला क्वांटिटी बोलिए 900। अच्छा रेट क्या है ये वाला? 156.44। रेट एस्टिमेटेड वाला, क्वांटिटी एक्चुअल वाला। बोलो 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 बोलो। अमाउंट तो 14800 ही आने का है। बैलेंसिंग फिगर कर लो ना, अभी तो सिंपल केस है। फिर केस करें, केस 4। सर आप मानेंगे तो है नहीं, आप तो केस करेंगे ही। लिखिए प्रोसेस रिपोर्ट। इनपुट थोड़ा तीखा डाले, तीखा डाले। हाँ सादा सादा लग रहा, थोड़ा नहीं, मजा नहीं आ रहा है। इनपुट 1000 यूनिट एट द रेट 50। लेबर सर वही तो डाल रहे, वही तो डाल रहे हैं। आने दे आने दे आने दे आने दे, जाने दे जाने दे, थोड़ा आगे जाने दे। 2% ऑफ लेबर। नॉर्मल लॉस 10%। स्क्रैप रेट 20 रुपया। संभाल लोगे यहां तक? एक्चुअल आउटपुट कितना आने का बात है? 900। बट बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है 850 आया। देखते हैं क्या होता है। आप एक्चुअल आउटपुट से मत डरो, आप अपना प्रोसेस फॉलो करो जो मैंने सिखाया। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। 3 स्टेप में कोई अड़चन नहीं आना चाहिए। प्रोसेस अकाउंट बनाओ, क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट, टू मटेरियल्स 1000, 50,000, टू लेबर 30,000, टू ओवरहेड्स 60,000। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 बाई नॉर्मल लॉस 100, 2000। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 रेट निकालने चले जाओ। 1,40,000 माइनस 2000 डिवाइडेड बाई 850 कहाँ है सीन में? देख लीजिए यही मिस्टेक है, आप एक्चुअल आउटपुट खोजने लग जाते हैं। कहने का यही था, कॉस्टिंग मतलब ही एस्टिमेटेड प्रिंसिपल। एक्चुअल में ज्यादा आया कम आया वो भी हिसाब नहीं होगा। रेट जो है वो आपको कस्टमर को नॉर्मल वाला बताना पड़ेगा। तो 900 से डिवाइड करोगे, कितना आया ये? 153.33। समझ पा रहे हैं आप इम्पैक्ट? अब जब आप आउटपुट का डिटेल लिखोगे, 4 नंबर स्टेप, तो बाई फिनिश गुड्स कौन सा लिखते हो?
एक्चुअल वाला। रेट कौन सा लगाओगे? एस्टिमेटेड वाला। हिसाब तो नहीं मिला ना, तो जब आउटपुट कम आता है उसे कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। बाई एबनॉर्मल लॉस 50 यूनिट। इसका खर्चा कस्टमर बियर करेगा? नो, नो, कस्टमर नहीं बियर करता है एबनॉर्मेलिटी। कौन बियर करेगा? हम लोग बियर करेंगे। आप ऐसा सोच लो ना दोस्तों, ये जो टोटल कॉस्ट था, ये नेट देखो 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 देखो, 138 था, 138 दोनों में डिवाइड हो जाएगा। अरे नेट कॉस्ट क्या है देखना, बैलेंस करके, ये वाला माइनस ये वाला 138 है, तो वो दोनों में बढ़ जाएगा। ये हम बियर करेंगे, ये ग्राहक बियर करेगा। एबनॉर्मेलिटी विल बी बोर्न बाय द कंपनी। ओके, सो आपके लिए एक तो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है 50:850, बट हम लोग को मार्क्स 50:850 में देगा नहीं, हम लोग को रेट से ही जाना होगा। तो जो रेट आप फिनिश गुड्स के लिए लगाए ना, वही रेट आप इसके लिए लगा दीजिए। करिए, ये 0.33 है ना। पहले एक बोलो 76। हाँ ठीक है ना, छोड़ना, 7667, और ये वाला बैलेंस बोल दो, अकाउंट बैलेंस करो, मल्टीप्लाई मत करो, बैलेंस करो। 130,333। आप एक बार 1,38,000 को रेशियो में तोड़िए, देखिए सेम आंसर आएगा। 50:850 में करिए, एक ही चीज है, आप डिवाइड बाय 900 कर रहे हैं ना, तो इम्पैक्ट वही आ रहा है। अब इसके साथ आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा। दो अकाउंट और बनाएंगे, नॉर्मल लॉस का अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट। क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट। करें, देखो नॉर्मल लॉस अकाउंट में प्रोसेस अकाउंट से पोस्टिंग लाओ। प्रोसेस में कितना लिखा था? बाई में, बाई नॉर्मल लॉस लिखा था ना, तो नॉर्मल लॉस में क्या लिखोगे? 2 प्रोसेस 1 कितना था देखो, वहां पे पोस्टिंग करे, क्रॉस पोस्टिंग 100 और 100 और, अरे माइनस का क्या बात है भाई, कहाँ माइनस में तुम्हारा, माइनस में लिखा 100 और 2000 है। ये कौन सा फिगर है? ये एस्टिमेटेड है। अब नॉर्मल लॉस में लिखो 2 प्रोसेस 1 50 और 7667। अब एक चीज समझना, यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरी जैसा आपको याद रखना पड़ेगा। हाउ विल यू अंडरस्टैंड दिस? देखिए प्रोसेस में इनपुट कितना डाले थे? 1000। आउटपुट आया कितना? एक्चुअल, एक्चुअल का बात हो रहा है 850। तो 150 कचड़ा है। खराब कितना हुआ? 150। उसमें से सोचे कितना थे? 100। 50 सोचे नहीं थे। तो अभी बात है कि जो एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस है 100, उसका आप रुपया जो 2000 लिखे हैं, ये तो आप एस्टिमेट किए ना, ये आया थोड़ी है। अब इसका पैसा आएगा। अरे कबाड़ी वाला आएगा, उसको 100 यूनिट देना है, पैसे लेना है। इनफैक्ट 100 नहीं देना है, 150 देना है, पैसे लेना है। करेक्ट? सोचे थे 100 बेचेंगे, 100 बेचा नहीं था, 100 एस्टिमेटेड था। सोचे थे 100 बेचेंगे, 2000 मिलेगा। करेक्ट? अभी एक्चुअल सिनेरियो बोल रहा है 150 बेचना पड़ेगा। क्यों? कचरा है तो 50 तो कचरा ही है, जब 100 कचरा है तो 50 भी कचरा है, तो 50 भी बेचना पड़ेगा और पैसे मिलेंगे। तो जो 100 के पैसे मिलेंगे वो नॉर्मल लॉस अकाउंट में ले लेंगे, और 50 के पैसे अब नॉर्मल लॉस में लेंगे। ऐसा नहीं करना कि पूरा 150 का पैसा नॉर्मल लॉस में ही ले लिया। जो नॉर्मल है उतना पैसा नॉर्मल में लो, और जो अब नॉर्मल है उतना पैसा अब नॉर्मल में लो। ओके, पैसे लोगे तो कैश आएंगे, है ना? कैश टू नॉर्मल लॉस, कैश टू नॉर्मल लॉस। हालांकि नॉर्मल लॉस का अकाउंट कुछ होता नहीं है, बट हम लोग मेंटेन करते हैं इंटरनल चेकिंग के लिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाई कैश।
कितना यूनिट का? 100 यूनिट का पैसा ले लो, 2000 अकाउंट टैली। 100 2000, 100 और 2000, फाइन। अब नॉर्मल लॉस का भी पैसा ले लो बाई कैश, 50। कुछ बोला नहीं कि क्या रेट पे होगा, तो वही रेट होगा जैसे नॉर्मल लॉस भी का। कबाड़ी वाला का रेट फिक्स है, मान लो 20 रुपया करके 1000 रुपया आ जाएगा। ये एक ट्रिक था, ये हिडन होता है, ठीक है, कि अब नॉर्मल लॉस को भी बेचना है। ये हिडन होता है। कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम का क्वेश्चन में अब नॉर्मल लॉस का स्क्रैप रेट अलग दे देगा, तो अलग दे दिया तो ले लेना, नहीं दिया तो सेम स्क्रैप रेट, एट सेम स्क्रैप रेट। देखो नॉर्मल लॉस अकाउंट तो टैली कर गया, अब नॉर्मल लॉस टैली नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि 7667 का नुकसान हुआ जो ग्राहक नहीं देगा, जो हम बियर करेंगे, बट उसमें से 1000 रुपया उड़ गया, तो बाकी का डिफरेंस को पीएल में आप अपना लॉस ही माने, ये कोई नहीं देगा आपको। ये नेट लॉस है अब नॉर्मल लॉस का। हमेशा स्क्रैप मिलेगा जरूरी नहीं है, जैसे अब स्क्रैप अब नॉर्मल लॉस का कोई लेने वाला नहीं है, तो जीरो, सारा पीएल। ऑडिट जो नया था एबनॉर्मल लॉस, उसका कॉन्सिक्वेंस प्रोसेस अकाउंट में देखिए, पहला 3 स्टेप में नहीं पड़ा। फर्स्ट 3 स्टेप वाज एज यूजुअल, खाली 4th स्टेप में लिखने के समय 2 पार्ट में लिख दिए थे, करेक्ट। और एक नया चीज सिखाया, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। नॉर्मल लॉस में जो प्रोसेस में लिखे थे वो एस्टिमेटेड फिगर था, तो उसका क्रॉस पोस्टिंग करके उसको एक्चुअल से टैली किया, ठीक है। ऊपर में भी नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाए जा सकते थे, मैंने बनाया नहीं। जैसे केस 2 में आके देखो, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते तो कैसा बनता, आप सोचो। केस 2 में क्या लिखते, बोलो? नॉर्मल लॉस, ऐसे ओरली बात कर लो ना। नॉर्मल लॉस में पहले लिखते टू प्रोसेस 1 100,000, ये कौन सा है? एस्टिमेटेड है, लिखो ना एस्टिमेटेड है। फिर पैसे आ जाएंगे, सच में कचड़ा 100 निकला ही है, तो बाई कैश 100,000 हो गया हिसाब। एबनॉर्मल तो यहाँ है नहीं कुछ, और एबनॉर्मल होता है तो भी तो क्या नॉर्मल लॉस में लिखते थोड़ी है, एबनॉर्मल का तो अलग से पैसा आता है। केस नंबर 5, रिपोर्ट बनाई है, बोलिए बोलिए बोलिए, तो क्या डाले इसमें? खट्टा डाले, खट्टा? हाँ, ये पेट भर गया? अरे तीखा तीखा का मजा नहीं आया सर, थोड़ा खट्टा भी तेज करिए। इनपुट 1000 यूनिट एट द रेट 50 रुपया। सबसे इंटरेस्टिंग एक सीन होता है जब आप कभी कोई पुचका का दुकान पे खड़े हैं और आप अगल बगल खाली लोगों का चेहरा देखिए जो खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, तो देखिए कितना डूबा हुआ है वो पुचका में, जो आलू तोड़ रहा है उसमें डूबा हुआ है, इमर्स हो चुका है। वो मन ही मन जीभ लबलवा रहा है खाली, कब मेरा नंबर आएगा, और अपने हिसाब से बनवाने का चेष्टा कर रहा है। तो टॉक देवेन तक खट्टा बढ़ाइए, थोड़ा चना डालिए, चाहे दुनिया में जितना भी टेंशन हो एक बार के लिए सब भूल गया, मतलब पूरा जीभ चटचटा रहा है खाली उसका, और कुछ नहीं हो रहा है। पुचका वाला भी बहुत मजा लेता है, थोड़ा सा देगा, देखिए तो कैसा है, मतलब वही आग में घी, थोड़ा सा डाल के देगा, देखिए तो कैसा है, कि जिससे आप भी शांति से खड़े रहें। इनपुट लेबर डाल दो, ओवरहेड डालो, नॉर्मल लॉस डाल दो, स्क्रैप रेट भी वही डाल दो 20 रुपया, सब तो वही है, तो अब चेंज कर देंगे ना। एक्चुअल आउटपुट 920 यूनिट्स। देखिए एक्चुअल आउटपुट से डरना नहीं है, नियम जो आपको सिखाए गए उसको फॉलो करना है।
प्रोसेस अकाउंट का 3 स्टेप में कोई अड़चन नहीं आएगा, करिए। प्रोसेस 1 अकाउंट, क्वांटिटी अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, टू मटेरियल्स 1000 50,000, टू लेबर 30,000, टू ओवरहेड्स 60,000, बाई नॉर्मल लॉस कितना, 100 और 2000, रेट 140 माइनस 2000, डिवाइड किससे करोगे, 900 से ही, एस्टिमेटेड सही है। कितना आ रहा है, 153.33। देखिए यहां तक एक्चुअल आउटपुट को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, रेट हमेशा एस्टिमेशन पे निकाल लिया जाता है। इसके बाद आप अपना एक्चुअल आउटपुट लिखेंगे। बाई फिनिश गुड्स आपका आ गया 920, रेट तो 153.33 पकड़ोगे। जैसे आउटपुट ज्यादा आ जाए तो ग्राहक को फ्री में दे देना चाहिए क्या, अरे आउटपुट ज्यादा आया तो ये तो शाबाशी हमारे मैनेजर की हुई, ग्राहक को थोड़ी बोलना है 20 फ्री का आया है, क्या समझे। तो ये 20 यूनिट का भी वैल्यूएशन 153.33 करके होगा। तो ये 20 यूनिट का जो आपको गेन हुआ है उसका इफेक्ट कहाँ दिखाना होगा, अकाउंट बैलेंस करने के लिए डेबिट में लाना होगा। 920 प्लस 100 हो रहा है, 1020, यहाँ 1000 है, तो 20 का इफेक्ट डेबिट में लेना होगा और उसको नाम देंगे एबनॉर्मल गेन। उस एबनॉर्मल गेन का कीमत क्या होगा, एस्टिमेटेड रेट से ही कीमत होगा, मतलब ये आपका गेन है 153.33 के हिसाब से आपका गेन है, इंटू 20, 3067, और बैलेंस कर दो यहाँ पे 140,1067। दो अकाउंट खोलिए, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। नॉर्मल लॉस अकाउंट, और एबनॉर्मल गेन अकाउंट। नॉर्मल लॉस में 2 प्रोसेस, बोलिए 100 2000। एबनॉर्मल गेन में बाई प्रोसेस 20 और 3067। रुक जाओ समझना, इनपुट कितना डाले थे प्रोसेस में, 1000, आउटपुट कितना निकाल लिए 920। तो 1000 का 920 अगर आउटपुट आ गया तो कचड़ा कितना हुआ 80। आप सोचे कितना थे 100, तो पैसे कितने के मिलेंगे कबाड़ी वाले से, हाँ 100 के नहीं मिलेंगे ना, अरे है ही नहीं तो कहां से मिल जाएंगे, 100 सोचे थे बट पैसे कितने के मिलेंगे 80। तो बाई कैश कितना का ले पाओगे, 80 कितना रुपए आएगा 1600। 400 नहीं आया, 400 पीएल में मत डालना। हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में हमेशा ऐसा सोचते हैं कि जो नहीं आया वो किस कारण से नहीं आया उसमें डालो पहले, अगर कोई कारण ना मिले तब पीएल में डालो। तभी तो आपको पता है ना कारण क्या है, एबनॉर्मल गेन इज द कारण। तो 20 का 400 वहां ट्रांसफर कर दो। ये ध्यान रखने का चीज है, ऐसे सोचोगे जैसे मैंने अभी बताया तो ही क्लिक करेगा, नहीं तो रटना पड़ेगा। एबनॉर्मल गेन में क्या लिखोगे, टू नॉर्मल लॉस 20, मतलब किस तरह की हमारी सोच है कि देखिए 20 यूनिट का ये रुपया तो मिला बट 20 यूनिट का स्क्रैप नहीं मिल पाया, समझ गए। तो नेट जो गेन हुआ अब वो पीएल में डाल दो 2667। अकाउंट बंद करो, टोटल करो।
दोस्तों, अगर आपको ये पांच हुआ ना, पांच के समझ में आ गया, चैप्टर 80% खत्म हो गया। ओके, इसी पांच से ज्यादा एग्जाम में है। एग्जाम में क्या करता है, बस यही मेहनत 2 बार 3 बार करा लेता है। यानी कि प्रोसेस 1 में आप जब बनाओगे तो उसमें एबनॉर्मल लॉस आया, तो आपको एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना पड़ा। फिर वही प्रोसेस 1 का डिटेल प्रोसेस 2 में ट्रांसफर हो रहा है, तो उससे फिर एबनॉर्मल गेन आ गया मे बी। ऐसा 2-3 प्रोसेस पूछ लेता है, दैट्स इट। मतलब आपको इसमें एक और चीज डेवलप करना है, वो है स्पीड। स्पीड नहीं होने से टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक एक सम में 9 अकाउंट हो सकते हैं। 9 अकाउंट कैसे हुआ समझ गए क्या? तीनों, एक एक प्रोसेस का 3-3 अकाउंट हो सकता है। प्रोसेस नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, या प्रोसेस नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। ओके, तो स्पीड आना बहुत जरूरी है। जिस तरह से अभी आप क्लास में कर रहे हैं, बस ऐसे ही आपको हर सम करना है, ऐसे ही आपको एग्जाम में करके आना है, तो आपका काम हो जाएगा। फिर बीच बीच में थोड़े थोड़े और स्पेशल इफेक्ट्स आएंगे जो हम लोग आपको सिखाएंगे। ओके, अगर मैं आपको बताऊं कि जो अभी तक आप हर सम में कर रहे थे, उसका समरी ऑफ स्टेप्स क्या है टू वैल्यू द आउटपुट। तो वो है स्टेप नंबर 1। क्या किया था स्टेप 1 में? हाँ जी, डेबिट ऑल एस्टिमेटेड expenses to process account. Debit all expenses, all estimated expenses to process account. स्टेप 2 क्या किया था? क्रेडिट कौन सा नॉर्मल लॉस, एक्चुअल के एस्टिमेटेड? एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस एट इट्स रियलाइजेबल वैल्यू, ब्रैकेट में इफ एनी, टू प्रोसेस अकाउंट। क्रेडिट एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस एट इट्स रियलाइजेबल वैल्यू इफ एनी टू प्रोसेस अकाउंट। तीसरा स्टेप में क्या किया था? रेट निकाल लेते हैं। एस्टिमेटेड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू नेट एस्टिमेटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या किया था? एस्टिमेटेड आउटपुट। यानी अगर इसका फॉर्मूला को और एक्सटेंड करें, तो जो टोटल कॉस्ट डेबिटेड इन स्टेप 1 था माइनस एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस क्रेडिटेड इन स्टेप 2 था, याद आ रहा है? डिवाइड बाय, ऐसा बोल सकते हैं, इनपुट यूनिट्स माइनस एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस यूनिट्स। देखिए आप यही किए थे, अगर आप ठीक से देखेंगे तो यही था। टोटल कॉस्ट डेबिटेड इन स्टेप 1 माइनस एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस क्रेडिटेड इन स्टेप 2 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड आउटपुट जो था वो था इनपुट माइनस एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस। एक्चुअल आउटपुट को हमने यहाँ पे देखा ही नहीं था। फिर स्टेप 4 आता है। इसमें 2 केस आता है। 4A, एक्चुअल आउटपुट कम है एस्टिमेटेड आउटपुट से, तो डिफरेंस इज एबनॉर्मल लॉस, याद है ना? डिफरेंस इज एबनॉर्मल लॉस। तो उस समय एबनॉर्मल लॉस एंड एक्चुअल आउटपुट आर वैल्यूड एट कौन सा रेट? एस्टिमेटेड रेट ऑफ स्टेप 3। एक तो ध्यान देबे दीदी, एक तो ध्यान देबेन ना ना ना, বুঝতে পারবেন আপনি দুটো জিনিস ওপেন রাখতে হবে, কানটা আর চোখটা। শুধু চোখ লাগালে হবে না, because whatever I am saying I am repeating also, I am repeating, I am then writing। और सब तो अपनी जानेन,
নতুন वर्ड तो কিছু আসছে না, ये सब सीखो, यही तो इम्प्रूव करने का अपॉर्चुनिटी है। नंबर बी, एक्चुअल आउटपुट is greater than estimated output. The difference is abnormal gain. Actual output greater than estimated output. The difference is abnormal gain. So how should you write कि abnormal gain and actual output are valued at estimated rate of step 3। मतलब ये जो मैंने आपके लिए स्टेप्स डिवाइस कर दिया ना दोस्तों, ये कहीं किताब में नहीं है। आप किसी भी दोस्त को जाके सिखा दीजिए, वो हमेशा कंफ्यूज हो जाता है, एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस देखते ही उसका चक्कर खाने लगता है दिमाग, किससे डिवाइड करना है। ये स्टेप 3 को जो मैं ऊपर कर दिया ना, यही बस मैजिक हो गया। हम लोग जब पढ़े थे, हम लोग ऐसे नहीं पढ़े थे, हम लोग रेट हमेशा लास्ट में ही निकालते थे, और रेट लास्ट में करने जाते हैं तो वही डर पैदा कर देता है कि सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। रेट को स्टेप 3 बनाने से ही मैजिकल कैलकुलेशन में आप अंधाधुंध भी सम करके आ सकते हो। ओके, सो ये स्टेप्स हो गया। इस चैप्टर का मेन कंटेंट क्या है वो नोट करिए अभी, ट्रेजर्स ऑफ चैप्टर। ये चैप्टर में क्या क्या चीज सिखाया जाएगा उसका लेवल्स नोट करें। पहला लेवल में आप सीखोगे वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट, जो खत्म हो चुका है। दूसरा लेवल में आप सीखोगे प्रोसेस अंडर लाइसेंस, रॉयल्टी पेमेंट होगा तो। तीसरा लेवल में आप सीखोगे एक कॉन्सेप्ट है वेस्ट मल्टीप्लायर का। सर ये क्या है, ये बाद में समझाएंगे ना। चौथा लेवल में आप सीखोगे इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, ये भी बाद में सिखाया जाएगा। पहला दूसरा का आइडिया है आपको। इन दोनों का एक कंबाइंड इफेक्ट से एक और चीज सिखाएंगे, कंपनी का ओवरऑल पीएल अकाउंट। मतलब एक कंपनी में अगर मल्टीपल प्रोसेस है, तो आप देख ही रहे थे ना कि मल्टीपल प्रोसेस से अल्टीमेटली फिनिश गुड्स बनेगा, तो वो फिनिश गुड्स बिकेगा तो पैसे आएंगे, और बीच बीच में एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन पीएल में जा रहे थे, तो लास्ट में कंपनी का ओवरऑल पीएल कहां पे खड़ा होता है वो भी आप सीखोगे। वो एक अलग केस बोल के ही आप समझ सकते हैं, जो 1 और 2 से ही कनेक्टेड रहेगा। 3, 4